हेलो। हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी लोगों को ऑडियो वीडियो सब कुछ प्रॉपर्ली आ रहा है, एक बार कंफर्म कर दो। गुड इवनिंग साक्षी, गुड इवनिंग तनु, गुड इवनिंग रोहित, गुड इवनिंग राहुल, गुड इवनिंग प्रीति, गुड इवनिंग निशांत, गुड इवनिंग सुनिधि। और भी लोगों का वेट करते हैं, अभी लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। गुड इवनिंग प्रदीप, गुड इवनिंग श्री, गुड इवनिंग साक्षी, गुड इवनिंग प्रीति। हम्म, ठीक है, ऑडियो वीडियो सब कुछ आपको प्रॉपर्ली आ रहा है, ठीक। थोड़ा सा हम वेट करेंगे क्योंकि अभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं और उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे। सब कुछ ऑल क्लियर, ओके। तो आज का जो हमारा सेशन है बेसिकली फूड पैकेजिंग रेगुलेशन, या फिर हम फूड पैकेजिंग लॉ, रूल्स रेगुलेशन, जो भी है फूड पैकेजिंग को लेकर के एफएसएसएआई के द्वारा जो बनाया गया है उसको लेकर के हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जो आपका सिलेबस है, आपके सिलेबस में जब आपने पढ़ा होगा पैकेजिंग के बारे में, प्रिजर्वेशन के बारे में, तो वहीं पर एक मेंशन है, एक टर्म, कि यहाँ पर आपको फूड पैकेजिंग से रिलेटेड जो लॉ है उसके बारे में पढ़ना है। और इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कोई भी फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम का हम पेपर देखते हैं तो उसमें हमें पैकेजिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा देखने को मिलते हैं। ठीक है, आपका फर्स्ट क्लास है तो ये जो हमारा रेगुलेशन है उसका ये पहला ही डाउट सेशन है। जो आप, हाँ रोहित, आप खुद के नोट्स थोड़े बहुत ज़रूर बनाओ। हम आपको नोट्स देंगे, हम आपको क्लास नोट्स देते हैं, बाद में कंपाइलेशन ऑफ नोट्स भी देंगे। लेकिन जब आपके खुद के नोट्स होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको याद करने में आसानी होती है। देखो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी लोगों को हम लोग सेम कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सेम क्लासेस दे रहे हैं, सेम डाउट सेशंस हो रहे हैं, सेम टेस्ट दे रहे हैं, सब कुछ सेम है। अब यहीं पर एक डिफरेंशिएशन क्रिएट होता है जब स्टूडेंट्स अपने अपने तरीके से प्रिपरेशन करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सारी क्लासेस को नहीं करेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सारी क्लासेस को कर लेंगे। उसके बाद में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो क्विज सॉल्व नहीं करेंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो क्विज भी सॉल्व कर लेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो लाइव डाउट सेशन में आते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो लाइव डाउट सेशन में आते ही नहीं है। तो यहाँ पर धीरे धीरे करके एक डिफरेंस क्रिएट होता जाता है। उनको हम बिल्कुल कहेंगे कि जिन लोगों को ऑलरेडी उस टॉपिक के बारे में पहले से नॉलेज है, तो अगर आप क्लास को स्किप करते हो तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपके रिजल्ट पे। लेकिन जिनको नहीं पता है, आपके लिए अगर कोई चीज़ नई है, तो आपको क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए, स्पेशली लाइव डाउट सेशन। तो सारी चीज़ें फिर लास्ट में जब हम आपको मॉक टेस्ट देंगे तो कहीं ना कहीं जो सारी चीज़ों को कर लेगा, तो आप वहाँ पर देखोगे तो उसके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि यही एक नियम होता है कि आप देखोगे कि जो हार्ड वर्क हमेशा, हार्ड वर्क के साथ में थोड़ा स्मार्ट वर्क हो जाए तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाता है। तो हार्ड वर्क आपको करना है, स्मार्ट वर्क में हम आपकी कैसे हेल्प कर रहे हैं कि आपको इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, आपको हम सेलेक्टेड चीज़ें दे रहे हैं। तो ये सारी बातें अगर आप ध्यान रखोगे, इसके साथ में आप प्रिपरेशन करते जाओगे, तो आपके सिलेक्शन इंक्रीज हो जाते हैं। बाकी आपको पता है कि नंबर ऑफ सीटें सभी के लिए तो नहीं है, नंबर ऑफ सीटें तो कुछ सेलेक्टेड सीटें हैं। आप लोग में से ही बहुत सारे लोग सेलेक्ट होंगे, और यहाँ पर आप देखते हो कि कंपटीशन यहीं से इंक्रीज होता है। सबसे ज़्यादा आप देखोगे कि स्वाई एजुकेशन के स्टूडेंट से ही आपका कंपटीशन है, अदर कोचिंग से आपका कंपटीशन नहीं है। तो ये बात ध्यान रखना। तो बिल्कुल भी अगर आपको बीच में लग रहा है कि हम थोड़ा बहुत अभी छोड़ देते हैं, बाद में स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। बीच में एटलीस्ट डाउट सेशंस जो बीच में होते हैं उनको जरूर ज्वाइन करो। पीडीएफ हिंदी में, टेक्निकल वर्ड्स इंग्लिश में ही डाल। हाँ, जो आपकी ई बुक बनेगी उसमें क्या रहेगा, उसमें हम बिल्कुल मिक्स रखेंगे कि उसमें जो आपके जो टेक्निकल शब्द हैं उनको इंग्लिश में रखें, उनको बहुत ज़्यादा हम ध्यान दे करके आपको ई बुक प्रोवाइड करेंगे। बाकी जो क्लास नोट्स हैं उनको बस पढ़ने के लिए आपको एक आइडिया लग जाए कि ऑल ओवर टॉपिक क्या था, इस तरीके से ट्रांसलेट किया गया। ठीक है, और कुछ बताओ आप, क्या है प्रिपरेशन को लेकर के, कुछ और जानना है आपको? धीरे धीरे लोग अभी भी बढ़ रहे हैं। हाँ, वो दो जगह हो सकता है, दो जगह हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप देखोगे कि कई चीज़ें आपको दो जगह देखने को मिलेंगी, दो जगह स्टैंडर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, आपने दूसरा बैच ज्वाइन किया था, कोई नहीं, अभी आपके पास में टाइम है, अभी आपके पास में टाइम है थोड़ा सा। मतलब हमारा फोकस यही रहेगा, जून तक हम सिलेबस कंप्लीट कर लें, उसके बाद का जो भी टाइम होगा हम लोग प्रॉपर तरीके से उसको हम क्वेश्चन और आंसर्स के लिए ही यूटिलाइज करेंगे।
आईएएस वाले जो नंबर्स हैं अखिलेश, इंडियन स्टैंडर्ड्स जिसको हम बोलते हैं, जो कि हमारे यहाँ पर बीआईएस बनाता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो वो आईएएस वाले नंबर सारे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चंस में बेसिकली जिनको लेकर के हम बार बार डिस्कशन करेंगे वो आपको याद रखने हैं, ठीक है, वो आपको याद रखने हैं। हाँ, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ विल बी अवेलेबल। जो लोग मतलब हिंदी में जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों अवेलेबल रहेगा। ठीक है। जीएस के लिए वेडनेसडे को आपका लाइव सेशन रहेगा यूट्यूब पे। एमसीक्यू के लिए देखो क्या है कि राहुल यहाँ पर क्या है कि जैसे एमसीक्यू के लिए जब हम यहाँ पर आपको एमपीएफएसओ के लिए कराते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो एमपीएफएसओ के लिए ही स्पेसिफिक होता है। जब हम किसी एमसीक्यू बुक पे जाते हैं, जैसे स्वाई एजुकेशन की बुक आती है, उसमें प्रीवियस ईयर के 24 पेपर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के पेपर्स हैं, लेकिन वहां पर सारे क्वेश्चंस एमपीएफएसओ के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, बिल्कुल भी नहीं ऐसा है। वहां पर एफएसएसएआई के भी हैं, राजस्थान के भी हैं, और सबका सिलेबस, सबके सिलेबस में जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है, वो डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये है कि आपका कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा टाइम जाएगा उन चीजों को पढ़ने में। ठीक है, अब उन चीजों को पढ़ने में अगर आपका डायरेक्शन गलत होगा तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए जो हम क्वेश्चंस आपको कराते हैं, देते हैं, वो टॉपिक के अकॉर्डिंग हम डिजाइन करते हैं। तो वो क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग डिजाइन होते हैं। तो इस वजह से ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईएएस वाले जो नंबर है इंडियन स्टैंडर्ड, जो हम सबसे ज्यादा जिनको डिस्कस करेंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको याद रखना। ठीक है। हाँ, टोटल चैप्टर्स 4, टोटल चैप्टर 4 इन रेगुलेशन। यहाँ पर क्या है, शेड्यूल में डिवाइड किया गया है। हम जब पैकेजिंग वाले रेगुलेशन को पढ़ते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे रेगुलेशंस में चैप्टर होते हैं, फिर शेड्यूल होते हैं, तो यहाँ पर जो है वो किस में डिवाइड किया गया, शेड्यूल में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एमसीक्यू का कलेक्शन आपके पास में ऑलरेडी ये कलेक्शन ही है, जो धीरे धीरे करके पीडीएफ फॉर्म में जा रहा है। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस अगर हम आपको दे भी देंगे, बहुत सारी बुक्स आती है, मैंने बताया सो एजुकेशन की बुक है, लेकिन वो आपके लिए वर्थ इट नहीं होगा। आप ये मत समझना कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस, आप बहुत बहुत क्वेश्चंस लगा लोगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं पॉसिबल है। सिलेबस थोड़ा नया है, तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपकी बहुत जरूरी है। ठीक है, अदरवाइज आप कितना याद रखोगे। ठीक है। ठीक है, बाकी अभी आप पढ़ते चलो, लास्ट में एग्जाम से पहले कुछ स्पेशल सेशंस जब किए जाएंगे, तो ये सारी बातें होती हैं कि ये चीज याद रखना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। अभी क्या है, अभी तो सब कुछ पढ़ना है आपको। सारे लेक्चर्स जैसे कि जो पीछे हो गए हैं, अभी आप देखोगे जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो लाइव में आप आकर के पूछो। ठीक है, सबसे बेटर तरीका यही है कि जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप लाइव में आकर के पूछो। जो क्लासेस हम देते जा रहे हैं डेली बाय डे, उन क्लासेस को खत्म करते जाओ। आपको जो भी पूछना है किसी टॉपिक से रिलेटेड, आप यहाँ पर पूछो, पर्टिकुलर जो जिसका सब्जेक्ट है। देखो, बुक वगैरह बनाने में ऑलरेडी एक बुक है, उसमें 2 साल लगे थे। अब इतना टाइम नहीं रहता है कि हम इसके अकॉर्डिंग बुक, हम आपको जो पढ़ा रहे हैं कस्टमाइज करके प्रॉपर तरीके से जो चीज़ें दे रहे हैं, आपका कोर्स आपके लिए सिलेक्शन के लिए इनफ होगा। हम आपको श्योरिटी दे रहे हैं कि स्वाई एजुकेशन का जो कोर्स है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सिलेक्शन के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से इनफ होगा। बहुत ज़्यादा आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर पेपर थोड़ा भी टफ भी आता है, ये दिमाग से निकाल देना किसी और ने पढ़ के कहीं और से अच्छे नंबर ला लिया होगा, बिल्कुल नहीं। तो पेपर का लेवल कभी टफ भी जा सकता है, और मॉडरेट भी रह सकता है, और इजी भी रह सकता है, ये तीनों चीजें हो सकती हैं। हाँ, इसके लिए हम कर देंगे, बोल देंगे, सर से बोल देंगे। ठीक है। कितने मार्क्स चाहिए इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए? देखो, इंटरव्यू के लिए तो इन्होंने ये बोला है कि मतलब आपको क्वालिफाई करने के लिए 40% पार्ट ए पार्ट बी में लाना है। अगर आप सेफ स्कोर में जाना चाहते हो, आप चाहते हो कि हम इतना स्कोर कर लें और मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो टारगेट करो कि 75% आपको स्कोर करना है, ऑल ओवर मार्क्स का 75%। ठीक है, परसेंट की बात हो रही है, 75 मार्क्स नहीं। तो 450 का 75% निकालना, उसके हिसाब से आप तैयारी करना। जितने भी एफएसओ के एग्जाम ऑल ओवर इंडिया में हुए, इंक्लूडिंग सेंट्रल, सीएफएसओ एंड टीओ, सभी को अगर हम देखें तो 70-75 के आसपास में हम सेफ स्कोर समझ के चलते हैं कि ये सेफ है। इससे ज्यादा कट ऑफ हमें नहीं देखने को मिलती है। देखो, स्वाय एजुकेशन बेसिकली इसी के लिए बनाया गया था कि हम आपको फूड से रिलेटेड एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करके दे सके। तो पूरी की पूरी टीम से स्पेशली एक ही एग्जाम को लेकर के फोकस करती है, इसी वजह से यहाँ पर आपको अच्छी क्वालिटी मिलती है। सारी क्लासेस क्लास 1 से, जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, प्रॉपर सिलेबस अपने पास रखना, यूनिट 1 देखना, क्लास नंबर 1 2 3 4 करके प्रॉपर सीक्वेंस में डाला गया, उसको देखना स्टार्ट करना। ठीक है। हाँ,
अभी जो नेक्स्ट वीक का शेड्यूल आएगा उसमें हम क्लासेस को थोड़ा कम करके 2 क्लासेस कर देंगे, थोड़ा सा पेस को कम करेंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन डिस्कशन पे आते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे करके लेवल इंक्रीज होता जाएगा। और फूड पैकेजिंग वाले रेगुलेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको कितना याद रहता है, क्योंकि यहाँ पर पूरा खेल उसी का है और क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से बनते हैं, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट वाला नहीं दिखता है यहाँ पर हम पैकेजिंग रेगुलेशन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है सब कुछ एक्ट के बारे में, ठीक है। अब हम यहाँ पर जाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, और ये जो आपके सामने एक रेगुलेशन था ना पतला सा, ये देखो उसके कुछ पेजेस हैं। ये जो रेगुलेशन था, जो हमारा लॉ था, ये टोटल कितने पेजेस का है? 15 पेजेस का है, 15 या 14 पेजेस का है। तो इसी से मैंने तीन तीन क्लासेस के, जो भी आपकी 3 क्लासेस हुई हैं, उसी से हमने अभी यहाँ पर क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं। तो बाकी कहीं बाहर से नहीं है, जो भी मतलब आपके सामने है, कुछ आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, सब कुछ यहीं से सारे क्वेश्चन प्रिपेयर हुए हैं। 1-2 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, वो थोड़ा सा इससे रिलेट करते थे, तो हमने यहाँ पर भी डाले हुए हैं। तो अब देखते हैं कि आपने कितनी क्लासेस करी हैं अच्छे से, और आप कितना यहाँ पर अच्छे से परफॉर्म कर पाते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि व्हेन डिड द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2018 फॉर पैकेजिंग कम इनटू फोर्स, मतलब कब फोर्स में आया था, कब से लागू हुआ था, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। पहली क्लास में पैकेजिंग वाली इसी के बारे में हमने बात करी थी, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर आंसर किया है, कुछ लोगों ने यहाँ पर आंसर बी किया है, और विकास आपने आंसर किया है 1 अप्रैल 2018, ठीक है। बाकी हम आंसर्स देख लेते हैं। मोस्टली सभी का जो आंसर है ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पर करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी अगर देखें तो क्या है, ऑप्शन नंबर बी है कि 1 जुलाई 2019। तो यहाँ पर हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि कब ये फोर्स में आया था। तो फोर्स का मतलब ये है कि जब भी हमारा एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन बन करके तैयार होता है, वो नहीं पूछा जा रहा है कब ये इफेक्टिव हुआ या फिर लागू हुआ, अगर हम हिंदी में बोले तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है वो 1 जुलाई 2019। ऐसा क्वेश्चन हमेशा किसी न किसी फूड सेफ्टी ऑफिसर में, चाहे वो इस रेगुलेशन का हो चाहे किसी और रेगुलेशन का हो, ज्यादातर पूछा गया है, ठीक है। ऐसा पूछ लेता है, और मोस्टली ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि कब ये इफेक्टिव हुआ था, कब ये फोर्स में आया। तो ऐसे क्वेश्चन प्रीवियसली भी पूछे गए हैं, तो आपके सिलेबस में तो इसको याद रखना है, क्योंकि मोस्टली लोग 2018 मार्क करते हैं, क्योंकि 2018 में ये बन करके तैयार हुआ था, बट 2019 में इफेक्टिव हुआ, ठीक है। ठीक है, अभी ये क्लियर है, ठीक है। तो हमारा 1 जुलाई 2019 जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर कि व्हाट डज फूड ग्रेड मींस एज पर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2018 फॉर पैकेजिंग। उसके अकॉर्डिंग फूड ग्रेड का मतलब यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। एनी मटेरियल यूज्ड फॉर फूड पैकेजिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है अ मटेरियल डज नॉट अफेक्ट द टेस्ट ऑफ फूड। थर्ड है अ मटेरियल दैट कैन ओनली बी यूज्ड वंस फॉर फूड पैकेजिंग, या फिर अ मटेरियल मेड ऑफ सब्सटेंस सेफ एंड सुटेबल फॉर इंटेंडेड यूज विदाउट विदाउट इंडेंजरिंग हेल्थ। तो यहाँ सारे ऑप्शंस आपको समझ में आए। पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि फूड में जो भी सामग्री वगैरह, कोई भी सामग्री जो खाद्य पैकेजिंग के लिए उपयोग की जाती है, ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 2 है ऐसी सामग्री जो भोजन के स्वाद को प्रभावित नहीं करती है। ऑप्शन नंबर 3 है ऐसी सामग्री जिसे केवल एक बार खाद्य पैकेजिंग के लिए यानी फूड पैकेजिंग के लिए यूज किया जाता है, या फिर लास्ट वाला ऑप्शन, ठीक है। एक बार अच्छे से रीड कर लेना, उसके बाद में आंसर करना। एक बार अच्छे से रीड कर लेना, उसके बाद में आंसर करना, ठीक है। दिख रहा होगा आपको ऑप्शन सारे। तो यहां पर क्या है कि एनी मटेरियल मेड ऑफ सब्सटेंस सेफ एंड सुटेबल फॉर इंटेंडेड यूज, एंड यहाँ पर विदाउट इंडेंजरिंग, यानी कि हेल्थ को लेकर के किसी भी तरीके का डेंजर नहीं है, खतरा नहीं है। तो वो यहाँ पर हम क्या होगा, वो मटेरियल क्या होगा, फूड ग्रेड क्वालिटी का होगा। जब भी हम कभी मार्केट में जाते हैं, आप देखते हो बहुत सारे हमें प्लास्टिक फॉर्म में बहुत सारा यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, एक तरीके से आप देखोगे कि पैकेजिंग मटेरियल होता है। पैकेजिंग मटेरियल के अलावा आप देखोगे कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाओगे, जो खाना वगैरह सर्व करने के लिए प्लेट्स वगैरह भी यूज होती हैं, तो वो भी यहाँ पर फूड ग्रेड क्वालिटी की होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि जब प्लास्टिक बॉटल्स को आप यूज करते हो, प्लास्टिक बॉटल्स कभी आपने परचेज किया हो, प्लास्टिक बॉटल आपने मार्केट में कभी परचेज किया हो 20 रुपीज 25 रुपीज, और वही अगर आप
अच्छी फूड ग्रेड क्वालिटी की प्लास्टिक बॉटल अगर आप परचेज करते हो तो वो बहुत कॉस्टली होती है। लेकिन जो आप सस्ती क्वालिटी की परचेज करते हो, आपने एक बार उसमें वाटर रखा, 2 बार रखा, 3 बार रखा, थोड़े टाइम के लिए जब आप यूज करोगे 1 मंथ, तो आप जब उसको देखोगे, कंज्यूम करोगे, उसके बाद में पानी का टेस्ट बदलने लगता है। यानी कि वो जो प्लास्टिक उसमें यूज हो रहा था वो थर्ड क्वालिटी का प्लास्टिक था। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स वहां पर किसी भी तरीके के स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं किए गए थे, यानी कि वो फूड ग्रेड का प्लास्टिक नहीं था। तो इस बात को आप समझे। तो होता क्या है, जनरली आप देखो कि जो कंपनीज होती हैं, जो भी कंपनीज होती हैं जो बेसिकली रजिस्टर्ड होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, तो उनको तो सारे कंप्लायंस फॉलो करना ही करना है, बिना उसके वो अपना ब्रांडिंग करके मार्केट में वो प्रोडक्ट नहीं ला सकती। लेकिन बहुत सारे पैकेजिंग मटेरियल ऐसे होते हैं जिनकी कोई ब्रांडिंग नहीं होती है, तो क्या होता है वो लोकली मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, उसके बाद में सेल किए जाते हैं, तो उनकी क्वालिटी बहुत खराब होती है, जो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा खराब होते हैं। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पैकेजिंग मटेरियल स्पेसिफाइड अंडर द रेगुलेशन। तो याद करो वो 4 शेड्यूल जो आपको बताए थे, शेड्यूल नंबर 1, 2, 3, जिसमें हमने आपको कुछ स्पेसिफिक मटेरियल्स के बारे में बताया था, उनमें से कौन ऐसा है जो यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं था। पहला है कि पेपर एंड बोर्ड, मेटल एंड मेटल एलॉयज, रबर एंड वुड, या फिर प्लास्टिक। तो इनमें से कौन सा पैकेजिंग मटेरियल है जो यहाँ पर एज पर फूड रेगुलेशन, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन फॉर पैकेजिंग 2018 जो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नहीं इंक्लूडेड है। ठीक है, अभी भी यहाँ पर बहुत सारे लोग ऑप्शन नंबर डी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऑप्शन नंबर सी, मोस्टली लोगों का सी आंसर यहाँ पर है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, रबर एंड वुड। तो जब भी हम देखते हैं अपने रेगुलेशन को, जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर शेड्यूल नंबर 1, 2, 3 इन्हीं में मटेरियल के बारे में बात करी गई है, और 4 वाले में सजेस्टिव पैकेजिंग मटेरियल के बारे में बताया गया। तो जब आप स्टार्टिंग में जाओगे तो आप देखोगे कि पेपर एंड पेपर बोर्ड से रिलेटेड आपको चीजें दिखेंगी, यानी कि पेपर का बेसिकली वहां पर बात कर रहे हैं, या फिर जो पेपर बोर्ड से बना हुआ मटेरियल होता है उसकी बात करते हैं। फिर जब आप जाओगे सेकंड वाले पे तो वहां पर मेटल की बात करी गई है। थर्ड वाले पे जब हम जाएंगे तो वहां पर क्या बात करेगी, प्लास्टिक की। तो शेड्यूल नंबर 1 जब आप देखोगे तो ये हो गया, शेड्यूल नंबर 2 जब आप देखोगे तो मेटल हो गया, शेड्यूल नंबर 3 जब आप देखोगे तो ये हो गया, और ये हमारे उसमें सॉरी, हाँ, थर्ड वाला जो सी ऑप्शन है वो हमारे उसमें नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर रबर एंड वुड का यूज नहीं करते हैं, ये भी हमारे सजेस्टिव पैकेजिंग मटेरियल में नहीं है, इसको यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि 40 क्वेश्चन है हमारे पास में। ठीक है, 40 क्वेश्चन है, और कोशिश करना सारे लोग बने रहना, एंड तक बने रहना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट इज द ओवरऑल माइग्रेशन लिमिट, ओवरऑल माइग्रेशन लिमिट इन फूड पैकेजिंग रेगुलेशन। तो ओवरऑल जो माइग्रेशन लिमिट होती है वो क्या होता है, द अमाउंट ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस इन पैकेजिंग, या फिर द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस रिलीज्ड इनटू फूड, या द लिमिट ऑफ प्लास्टिक लेयर्स इन मल्टीलेयर पैकेजिंग, द मैक्सिमम वेट ऑफ फूड अ कंटेनर कैन होल्ड। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, यहां पर आपसे ये पूछ रहा है कि ओवरऑल माइग्रेशन लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ओवरऑल माइग्रेशन लिमिट के बारे में आपने पहली क्लास में ही पढ़ा था कि ओवरऑल माइग्रेशन लिमिट क्या होता है। ठीक है, तो ओवरऑल माइग्रेशन लिमिट क्या होता है उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर आंसर करना है। जितने भी लोग आए हैं मोस्टली क्लास करके ही आए हुए हैं। ठीक है, ज्यादातर लोगों ने क्लास करी हुई है, नहीं तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं बिना क्लास किए आप इनको आंसर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल माइग्रेशन लिमिट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो ओवरऑल माइग्रेशन लिमिट में क्या होता है कि जो भी हम पैकेजिंग मटेरियल यूज करते हैं, जब भी कोई पैकेजिंग मटेरियल बनेगा तो उसमें अगर हम देखें तो थोड़ा बहुत टॉक्सिक सब्सटेंस कुछ ना कुछ हो सकता है। अब वो हमारे फूड में ना जाए। ठीक है, और फूड में अगर जाता भी है तो उसके लिए एक लिमिट है कि इतना ही जाए, इससे ज्यादा अगर जाएगा तो हमारे लिए फूड जो है वो अनसेफ हो जाएगा। तो उस केस में ओवरऑल माइग्रेशन लिमिट का मतलब है कि हाईएस्ट अमाउंट ऑफ नॉन वोलाटाइल, जो नॉन वोलाटाइल कंपाउंड होंगे, सब्सटेंसेस होंगे, वो यहाँ पर फूड में, क्योंकि पैकेजिंग मटेरियल फूड के कांटेक्ट में होगा तो पैकेजिंग मटेरियल से रिलीज होकर के जा सकते हैं। किन कंडीशंस में, अगर बहुत ज्यादा हीट हुई आसपास, कुछ ऐसी कंडीशंस हमें देखने को मिलेंगी, तो वहां पर हो सकता है इसमें से उसमें फूड में जाए, तो फूड में अगर जाएगा तो फूड खराब हो जाएगा। तो इसीलिए एक ओवरऑल माइग्रेशन लिमिट तय करी गई कि अगर इससे ज्यादा है तो फूड वो अनसेफ होगा, यानी कि वो कंज्यूम नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर ये है, तो एक नया टर्म था, हो सकता है कि आपने इसके बारे में पहले ना पढ़ा हो। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज प्राइमरी फूड पैकेजिंग। तो प्राइमरी फूड पैकेजिंग
तो इनमें से प्राइमरी फूड पैकेजिंग का क्या मतलब है? पैकेजिंग मटेरियल दैट डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विथ फूड प्रोडक्ट्स, या फिर पैकेजिंग मटेरियल दैट डज नॉट कम इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द फूड, पैकेजिंग यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, और रिसाइकल्ड पैकेजिंग मटेरियल। क्या होगा? बहुत सारे लोग जो फूड टेक्नोलॉजी से होंगे उनके लिए बहुत इजी क्वेश्चंस होंगे, हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी बहुत सारे जो नए लोग हैं उनके लिए हो सकता है ये टर्म्स थोड़े से नए हो, इस वजह से थोड़े बेसिक क्वेश्चंस भी डाले गए हैं। जो फूड टेक्नोलॉजी वाले हैं वो थोड़ी देर तक आप रुके रहो, जिससे हम आगे थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा आंसर कि प्राइमरी फूड पैकेजिंग क्या होता है? प्राइमरी फूड पैकेजिंग क्या होता है? कैलाश आपने ऑप्शन नंबर डी रिसाइकल्ड पैकेजिंग मटेरियल आंसर किया है, और मोस्टली लोगों ने ए आंसर किया है, जितने भी लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। पैकेजिंग मटेरियल के यहाँ पर मतलब ये है प्राइमरी फूड पैकेजिंग मटेरियल का कि पैकेजिंग मटेरियल दैट डायरेक्टली कांटेक्ट विथ फूड, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो जब भी हम पैकेजिंग करते हैं, चाहे वो टिन में करें, चाहे हम ग्लास में करें, चाहे हम किसी पॉलीमर में करें, तो जो डायरेक्ट फूड के कांटेक्ट में आएगा सबसे पहले उसको हम प्राइमरी फूड पैकेजिंग बोलेंगे, और प्राइमरी फूड पैकेजिंग को कवर करने के लिए जो हम यूज करते हैं उसको हम सेकेंडरी बोलेंगे। उसके बाद में सेकेंडरी फूड पैकेजिंग और प्राइमरी फूड पैकेजिंग को एक बड़े से बॉक्स में अगर हम पैक करके कहीं ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो कोरुगेटेड बॉक्स वगैरह भी हो सकते हैं बड़े बड़े से, उनको हम टर्सरी पैकेजिंग बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर हो गया प्राइमरी फूड पैकेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि अकॉर्डिंग टू द फूड रेगुलेशन what is required for plastic container of 5 लीटर एंड above used for food packaging। तो 5 लीटर का अगर कंटेनर है, प्लास्टिक कंटेनर है, ठीक है, तो उसको लेकर के यहाँ पर क्या बातें बोली जा रही हैं एज पर रेगुलेशन, और ये हमारा जनरल रिक्वायरमेंट्स में मेंशन किया गया है। जब हम लॉ को पढ़ते हैं तो जनरल रिक्वायरमेंट्स जो है उनमें बेसिकली यहाँ पर मेंशन किया गया है। दे मस्ट बी डिस्पोजेबल आफ्टर सिंगल यूज, यानी कि हम सिंगल यूज के बाद उसको खत्म कर देंगे। दे मस्ट बी ड्यूरेबल होना चाहिए, इजी टू क्लीन होना चाहिए, और डिसइंफेक्ट होना चाहिए। या फिर दे मस्ट बी मेड ऑफ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, या फिर दे शुड ओनली बी यूज फॉर ड्राई फूड आइटम्स। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए? हिंदी वाले हिंदी ऑप्शंस को रीड कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है, मोस्टली जितने भी लोग हैं सभी लोग लगभग पढ़ के आए हो, ठीक है। और जो लोग पढ़ लिए थे शायद वही लोग क्लास में भी आए हैं, जो लोग नहीं क्लास में आए हैं इसका मतलब उन्होंने क्लासेस नहीं करी है अच्छे से, ऐसा समझ लेना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ड्यूरेबल होना चाहिए, इजी टू क्लीन होना चाहिए, और डिसइंफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्लास्टिक मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, कंटेनर जो यूज कर रहे हैं वो 5 लीटर का है। तो 5 लीटर एक बड़ी कैपेसिटी होती है, उससे बड़े और भी यहाँ पर होते हैं कंटेनर्स। तो इनका कहने का मतलब उनको हम आसानी से क्लीन कर सकें, ठीक है, वो डिसइंफेक्ट होने चाहिए, साथ ही साथ वो ड्यूरेबल होने चाहिए। तो एज पर रेगुलेशन यहाँ पर ये बात मेंशन करी गई है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि एक बार 5 लीटर हमने प्लास्टिक वेस्ट किया और बनाया, उसके बाद में सिंगल यूज के बाद में हमने उसको डिस्कार्ड कर दिया, ऐसा नहीं। वो ड्यूरेबल होना चाहिए, इजी टू क्लीन होना चाहिए, डिसइंफेक्ट होना चाहिए, तो हम उसको कई बार चाहे तो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैंडिडेट जो अभी लाइव हैं वो 60 प्लस के करीब में है, स्टार्टिंग में ज़्यादा आते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं, और ये स्ट्रेंथ लगभग 70 से 80 के आसपास एवरेज में रहती है, बट कभी बहुत कम हो जाते हैं, कभी थोड़े बढ़ जाते हैं, ठीक है। मतलब अगर हम देखें तो आप देखोगे कि आपके बैच में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आप ग्रुप में ज्वाइन होगे तो आपको पता ही होगा, लेकिन बहुत कम लोग लाइव में आते हैं। तो यही देखो एक कंपटीशन होता है, तो जितने कम लोग अगर लाइव में आ रहे हैं तो इसका मतलब अब उनको लगता है कि हम बाद में पढ़ लेंगे। कुछ लोग हैं जो लाइव नहीं आते, उनको लगता है कि हम बाद में पढ़ लेंगे, हम कल कर लेंगे, कल कोई और काम आ जाएगा, फिर मंडे को कर लेंगे, ऐसे करके करके दूसरे सब्जेक्ट की लाइव डाउट सेशन आएगा। लास्ट में क्या होगा कि उनके पास में होंगी 300-350 क्लासेस। अब वो सोचेंगे किसको फिनिश करें, तब एक फ़ोन आएगा कि सर बता दीजिए कौन कौन सी क्लासेस कर लें जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बन जाए। अब उनको कैसे बताया जाए कि मतलब फिर बताते हैं इंपॉर्टेंट। अब इंपॉर्टेंट जब क्लासेस चल रही होती है तो टीचर्स आपको साथ साथ में बताते जाते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, तो वो ज़्यादा आसान होता है। तो यही एक डिफरेंस क्रिएट करता है आपके कंपटीशन में। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच इंडियन स्टैंडर्ड मस्ट प्रिंटिंग इंक यूज्ड ऑन द फूड पैकेजेस कंफर्म टू, यानी कि जो प्रिंटिंग इंक यूज हो रही है,
प्रिंटिंग इंक यूज हो रही है, उसके लिए भी यहाँ पर स्टैंडर्ड्स हैं। तो उसको लेकर के यहाँ पर क्या स्टैंडर्ड्स फॉलो करना है कंपनीज को या फिर फूड बिजनेस ऑपरेटर को। नहीं जाते हैं, कभी कभी 120 भी जाते हैं, लेकिन फिर डाउन हो जाते हैं एकदम से। अभी जब आपका एग्जाम का डेट जब जून में लगा था तो स्ट्रेंथ बहुत अच्छी जाती थी, मतलब बहुत अच्छे खासे स्टूडेंट्स आते थे। लेकिन जब से क्या हुआ है कि डेट आगे बढ़ गई है, तब से कम हो गया है। आज तक एग्जैक्टली कितनी क्लास हैं, ये करीब 85 के ऊपर क्लासेस होंगी। एग्जैक्ट क्या नंबर है अभी पता नहीं है, सारी आज भी कुछ ऐड हुई होंगी ना इसके बाद में। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या है जो, देखो कोई लोग रेगुलेशन खोल के अपने पास में मत रखना, ठीक है, पता चले सामने आपने रखा हो और साथ साथ में पेजेस पलटते जा रहे हो और इसको पढ़ते चले जा रहे हो, है ना, बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे होंगे, है कि नहीं। बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे होंगे। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, देखो IS 101 बिल्कुल भी नहीं होगा, IS 4567 भी नहीं होगा, IS 2800 भी नहीं होगा। ये याद रखना, IS 15495, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रिंटिंग इंक के लिए होता है। अब प्रिंटिंग इंक में भी क्या होता है कि बहुत सारे लोग सस्ती क्वालिटी का उसमें जो भी मटेरियल यूज करके इंक प्रिपेयर करते हैं, और वो कहीं ना कहीं फूड के कांटेक्ट में अगर आ जाता है, अगर वो फूड के कांटेक्ट में आएगा तो उसमें क्या होगा, उससे फूड जो है वो अनसेफ हो जाएगा, और अगर कोई कंज्यूम करेगा तो उसकी हेल्थ खराब हो सकती है। तो इसी वजह से यहाँ पर एक प्रॉपर स्टैंडर्ड बनाया गया। ये जो IS 15495 है, अगर कोई इसको फॉलो करता है, इसका मतलब गवर्नमेंट ने जो मटेरियल बोला है आप वो मटेरियल यूज करोगे, आपको जो क्वालिटी मेंशन करी गई आप वो क्वालिटी यूज करोगे। तो इसका मतलब ये क्या है कि अब इस स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके अगर कोई प्रोडक्ट तैयार हुआ है तो वो हमारे लिए सेफ है। तो स्टैंडर्ड्स बेसिकली इसीलिए बनाए जाते हैं कि अगर कोई इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगा तो वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो प्रोडक्ट उससे तैयार होगा या फिर उससे रिलेटेड प्रोडक्ट होगा, तो वो यहाँ पर हमारे लिए सेफ होगा, ठीक है। हाँ, टोटल 85, टोटल अगर सारे मिलाओगे डाउट सेशन सब कुछ तो 90 के प्लस होगा, ठीक है, 90 के ऊपर होगा। ठीक है रिचा, कोई बात नहीं। अब बहुत सारे लोग जो होते हैं जो मतलब अपने ऑफिस से निकल रहे होते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल बहुत सारे लोग हैं, ठीक। अभी आप बीच बीच में थोड़ा बहुत कनेक्ट करते रहो एग्जाम से पहले। एग्जाम से पहले देखो, अगर हम आपके लिए कुछ स्पेशल सेशंस लेकर के आएंगे ना, जैसे कि कुछ फूड केमिस्ट्री के अलग चल रहे हैं, फूड लॉ के अलग चल रहे हैं, तो जो लोग मतलब अभी शुरू से जुड़े जुड़े हुए हैं ना, वही लोग कनेक्ट कर पाओगे। लास्ट में क्या होगा कि जो नए लोग होंगे ना, उनको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, वो छोटी छोटी चीज अगर वहां पे पूछेंगे तो फिर वो सेशंस बेसिकली आपके रिवीजन के लिए होंगे, तो उसमें क्या होगा कि कम टाइम में मैक्सिमम चीजों को रिवाइज करना होता है। तो वहां पर फिर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इतने अच्छे से नहीं हो पाती, बाकी कोशिश करेंगे कि हम वहां पर भी करें, लेकिन अभी जितना अच्छे से आप यूटिलाइज कर सकते हो वो सही है, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, विच टाइप ऑफ मटेरियल इज प्रोहिबिटेड फॉर स्टोरिंग एंड रैपिंग फूड, ठीक है। अब यहां पर आप बताओ कि कौन सा मटेरियल है। न्यूली ज्वाइंट कैसे लाइव अटेंड करें सर 20 से, आज देख लो आप, ठीक है, आज आप देख लो, उसके बाद में आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा, फिर आप जब भी आना तो क्लासेस वगैरह पढ़ करके आओगे तो उससे आपको फिर समझ में आएंगी चीजें। और हम पहले से मेंशन कर दिया करेंगे कि कौन से स्पेसिफिक टॉपिक को हम लाइव डाउट सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप तैयार रहना जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर विच टाइप ऑफ मटेरियल इज प्रोहिबिटेड फॉर स्टोरिंग एंड रैपिंग फूड, और ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें, एल्युमिनियम फॉयल को भी अलाउ किया गया है, ठीक है, कार्डबोर्ड को भी अलाउ किया गया है, ग्लास को भी अलाउ किया गया है। इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पर जो न्यूज़पेपर है, इसको नहीं अलाउ किया गया, और यही बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है सबसे ज़्यादा। आप किसी होटल में अगर कहीं, होटल की बात नहीं करेंगे, अच्छे वो तो खैर फॉलो करते हैं चीज़ों को, अगर आप छोटे मोटे स्टॉल चले जाओगे आसपास में, अगर आप देखोगे तो हर जगह आपको सब कुछ न्यूज़पेपर में ही रैप करे, कॉस्ट बहुत कम है, ईजिली मिल जाता है, लेकिन जो उसमें इंक वगैरह होती है, ठीक है, और जो उसमें केमिकल्स वगैरह होते हैं वो लॉन्ग टर्म के बाद हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं, ठीक है। इसको लेकर के क्या हो रहा है कि इसको प्रोहिबिट किया गया है, उसके बाद भी ये यूज़ हो रहा है, लोकली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। क्योंकि जो हमारे यहाँ पर छोटे वेंडर्स, छोटे स्टॉल होते हैं, उनके लिए कोई स्पेशल टाइप ऑफ लॉ नहीं बनाया गया है, तो इस वजह से यूज़ होता है ना। तो जो चीज़ प्रोहिबिटेड है वही सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, एल्युमिनियम फॉयल बहुत कम दिखेगा आपको, कोई नहीं देगा, ठीक है। और ये जो भी रैप करने के लिए न्यूज़पेपर सबसे ज़्यादा।
फिर क्या है कि क्वेश्चन नंबर 9 है कि इन मल्टी लेयर पैकेजिंग विच लेयर मस्ट मीट द स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब जब हम मल्टी लेयर पैकेजिंग होती है उसमें कई सारी लेयर्स होती हैं, कई सारी लेयर्स में से कौन सी लेयर्स ऐसी होती है जिसको यहाँ पर स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लास हम आपको बता दिया करेंगे। ठीक है, क्लास बता दिया करेंगे आगे से, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली आउटर मोस्ट लेयर होगा, या फिर यहाँ पर ओनली द इनर मोस्ट लेयर होगा, या फिर एनी रैंडम लेयर होगा। ठीक है, चूजन बाय द मैन्युफैक्चर, या फिर द लेयर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द फूड और लाइकली टू कम इन कॉन्टेक्ट, क्या होगा? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होना चाहिए वैसे, क्योंकि इसी से देखो फर्क पड़ेगा। यही जा करके डायरेक्ट फूड के कांटेक्ट में आएगा, तो प्राइमरी फूड पैकेजिंग जो होगी वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा, तो उसी को लेकर के यहाँ पर चीजें ध्यान देनी होगी कि जो स्टैंडर्ड्स मेंशन है उनको फॉलो किया जाए। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज अ इथाइलिन स्कैवेंजर इन एक्टिव पैकेजिंग। ये क्वेश्चन राजस्थान फूड सेफ्टी ऑफिसर का है, बीच में आया हुआ है। ठीक है, इसका आंसर करो आप। ये आपके रेगुलेशन में पर्टिकुलरली, पूरे रेगुलेशन में कहीं मेंशन नहीं है। ठीक है, तो पर्टिकुलर रेगुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा बहुत पैकेजिंग से रिलेटेड हम कह सकते हैं, बट ठीक है, बीच में आ गया, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ो एक बार, आंसर करो। ठीक है, तो मैक्सिमम लोग इसका आंसर कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपने इसको पढ़ा हुआ है। ठीक है, हो सकता है आपने पैकेजिंग वगैरह में पढ़ा हो। तो यहाँ पर क्या है, इसका आंसर क्या होगा? पोटेशियम पर मैग्नेट। अब ये जो KMnO4 होता है, ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है, ये जो हमारी राइपनिंग होती है फूड की, उसको एक तरीके से धीमा कर देता है, स्लो कर देता है, इथाइलिन को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो इससे क्या होता है कि उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। किसकी बढ़ जाती है? जो भी हम फ्रूट राइपनिंग वगैरह में हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, KMnO4। तो उससे क्या होता है कि यहाँ पर इसकी राइपनिंग की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, और फूड की जो है वो, जो भी हम फ्रूट राइपनिंग वगैरह कर रहे हैं, उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। ठीक है, तो हम किसका यूज करते हैं? इथाइलिन स्कैवेंजर के रूप में पोटेशियम परमैंगनेट का यूज करते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग पेपर एंड बोर्ड मटेरियल यूज्ड फॉर फूड पैकेजिंग। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर पेपर और जो बोर्ड मटेरियल है, इसके बारे में कहां पर मेंशन है? शेड्यूल नंबर 1 में मेंशन है। तो शेड्यूल नंबर 1 में पेपर और बोर्ड के बारे में हमने पढ़ा था, उसी से रिलेटेड यहाँ पर एक स्टेटमेंट है। ये बोल रहा है कि दे मस्ट बी फ्री फ्रॉम विजिबल स्पेक्स, ग्रीस मार्क्स एंड पिन होल्स। ठीक है, पहला ये है। दूसरा है कि दे मस्ट बी कोटेड विद अ प्लास्टिक लेयर फॉर ऑल फूड पैकेजिंग, ऐसा कुछ है। या फिर दे कैन कंटेन एनी टाइप ऑफ इंक और पिगमेंट, या फिर दे डू नॉट रिक्वायर कंप्लायंस विद इंडियन स्टैंडर्ड। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। जल्दी जल्दी से आंसर करो, अभी हम 11 नंबर पे पहुंचे हैं, तो अभी भी हमारे पास में कितने क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने? टोटल 40 क्वेश्चंस हमें करने हैं अभी। तो अभी हमारे पास में 29 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? कहने का मतलब ये है कि फ्री फ्रॉम विजिबल स्पेक्स। ठीक है, इसमें किसी भी तरीके के धब्बे नहीं होने चाहिए विजिबल, ग्रीस मार्क्स भी नहीं होने चाहिए, और किसी भी तरीके का पिन होल भी नहीं होना चाहिए। जनरल रिक्वायरमेंट्स है, अगर होगा तो वो कैसे हमारे फूड को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर होनी चाहिए, बाकी के ऑप्शंस यहाँ पर करेक्ट नहीं होंगे। आज से पहले कि फ्रॉम स्टार्ट ऑल क्लासेस अवेलेबल होंगी ना? हाँ, सारी क्लासेस अवेलेबल हैं। प्रॉपर कंटेंट सेक्शन में आपके यूनिट के अकॉर्डिंग फोल्डर्स बने हुए। यूनिट 1, उसके अंदर जाओगे, यूनिट 1 2 3 ऐसे दिखेंगी सारी यूनिट्स आपको। उन यूनिट्स के अंदर में भी टॉपिक्स के फोल्डर हैं, उसके अकॉर्डिंग क्लासेस हैं, यानी कि जो MPPSC FSO का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग प्रॉपर मैनर में क्लासेस हैं। ठीक है, फिर आता है हमारे सामने क्वेश्चन कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर मेटल एंड मेटल अलॉय। ठीक है, मेटल एंड मेटल अलॉय। मेटल अलॉय मतलब एक या दो से ज्यादा मेटल्स मिक्स करके जब हम बनाते हैं तो मेटल अलॉय उनको बोलते हैं।
कंटेनर यूज्ड फॉर फूड पैकेजिंग, तो उसको लेकर के अब इसके बारे में कहां पर मेंशन है, याद रखना शेड्यूल नंबर 2 में। मेटल और मेटल के बारे में कहां पर मेंशन है, शेड्यूल नंबर 2 में। इसका आंसर क्या होगा, दे मस्ट बी मेड ऑफ गोल्ड और सिल्वर, या फिर रस्टी चिप्ड इनेमल्ड कंटेनर मस्ट नॉट बी यूज्ड, या फिर कॉपर एंड ब्रास कंटेनर्स कैन बी यूज्ड विदाउट टिनिंग, या फिर देयर आर नो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड फॉर मेटल कंटेनर्स। क्या होना चाहिए इसका करेक्ट ऑप्शन? ठीक है, तो सारे ऑप्शंस अगर आप एक बार पढ़ोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर, पहली बात तो रस्टी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चिप्ड इनेमल्ड यानी कि टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, इनेमल्ड जो हम लेयर पर्टिकुलरली लगाते हैं, आप जब देखोगे कैंस वगैरह में होती है, तो इसको लेकर के यहाँ पर क्या है, इस टाइप का हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पर करेक्ट होगा, बाकी के ऑप्शन जो है वो यहाँ पर गलत हो जाएंगे। मयंक यहाँ पर सी नहीं सही होगा, ठीक है। कॉपर एंड ब्रास कंटेनर कैन बी यूज्ड विदाउट टिनिंग, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। फिर आता है हमारा कि विच टाइप ऑफ प्लास्टिक, देखो लॉज रेगुलेशन में पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट लिखा होता है वही आपको समझ करके चलना है, क्योंकि क्वेश्चंस उसी से डायरेक्टली बनेंगे जो भी बनेंगे, ठीक है। फिर आता है कि विच टाइप ऑफ प्लास्टिक इज नॉट परमिटेड फॉर पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। अब पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर के लिए इनमें से किस टाइप का प्लास्टिक जो है वो यहाँ पर परमिटेड नहीं है। एज पर रेगुलेशन अगर हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, जब आप रेगुलेशन उठा करके देखोगे तो वहां पर आप देखोगे क्लियरली उसको लेकर के यहाँ पर मेंशन, ऐसा ऐसी कोई बात नहीं मेंशन करी गई है। अगर रेगुलेशन में नहीं मेंशन है तो इसका मतलब हम उसको नहीं यूज करेंगे, ठीक है। प्लास्टिक वाले में जब आप जाओगे तो प्लास्टिक कहाँ है, शेड्यूल नंबर 3 में है। प्लास्टिक कहाँ है, शेड्यूल नंबर 3 में है। तो शेड्यूल नंबर 3 में आप देखोगे कि वहां पर आपको इनमें से क्या देखने को नहीं मिलता है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो जो नॉन फूड ग्रेड प्लास्टिक है उसको यहाँ पर क्या है, परमिटेड नहीं है। आप देखोगे कि अगर हम पॉलीथाइलिन की बात करें तो उसका भी हमें यहाँ पर यूज देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें भी आप देखोगे कि हाई डेंसिटी लो डेंसिटी डिफरेंट टाइप के यहाँ पर होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द नीड हम वहाँ पर यूज करते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड आप देखोगे कि बहुत ही फ्लेक्सिबल और ट्रांसपेरेंट होता है। फिर पॉलीस्टाइरिन की बात करोगे तो ये भी थोड़ा सा रिजिड होता है, लेकिन ये कैसा होता है, ये थोड़ा सा ब्रिटिल इन नेचर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे इन सभी को यहाँ पर कहीं ना कहीं अलाउ किया गया है। जब आप प्लास्टिक वाले उसमें शेड्यूल नंबर 3 में देखोगे ये सारे मटेरियल्स वहां पर इनका जिक्र किया गया है, लेकिन नॉन फूड ग्रेड प्लास्टिक नहीं होना चाहिए, सिंपल सा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 आता है कि व्हाट इज द मिनिमम ट्रांसपेरेंसी रिक्वायर्ड फॉर प्लास्टिक कंटेनर यूज्ड फॉर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। जब हम पैकेज ड्रिंकिंग वाटर की बात करते हैं तो वहां पर मिनिमम ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहा है। जब भी हम जो कोई प्लास्टिक अगर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, उस प्लास्टिक का अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसका जो मिनिमम ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही, कितनी ट्रांसपेरेंसी मिनिमम होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, जल्दी बताओ। तो ये भी हमारा पर्टिकुलरली किस में आ जाएगा, जनरल रिक्वायरमेंट्स में हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो अगर हम देखेंगे तो हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर, 85%। तभी आपने देखा होगा कि जनरली जो वाटर बॉटल्स होती हैं तो वो आप देखोगे कि उसमें लगभग 80% उसमें हमें ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलती है। बहुत ज़्यादा हम उसको कवर नहीं करते हैं कि पूरे के पूरे हमने उस पर लेबलिंग लगा दिया, इसी वजह से उसका डिज़ाइन भी वैसा ही बनाया जाता है कि कम से कम हम 15% तक तो हम कर सकते हैं, लेकिन 85% वहां पर विजिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो 85% इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा होगा कहीं पे एज पर, तो आपके ऑप्शंस में बहुत सारी चीजें आएंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या सही है क्या गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन व्हाट इज द ओवरऑल माइग्रेशन लिमिट। अब यहां पर पूछ रहा है ओवरऑल माइग्रेशन लिमिट फॉर प्लास्टिक मटेरियल यूज्ड फॉर द पैकेजिंग। तो ओवरऑल माइग्रेशन लिमिट से रिलेटेड पहले हमने क्वेश्चन पूछा था, वहां पे डिस्कस किया था कि क्या होता है पिछली क्लास, पिछले कुछ क्वेश्चंस में। यहाँ पर ये पर्टिकुलरली किसके लिए पूछ रहा है, प्लास्टिक मटेरियल के लिए। तो प्लास्टिक मटेरियल के लिए यहाँ पर आपको बताना है कि ओवरऑल माइग्रेशन लिमिट कितनी हो सकती है।
जितने लोग भी आंसर कर रहे हैं यानी कि आप लोग पढ़ के आए हो, क्योंकि अगर आपने पढ़ा नहीं होता तो शायद आप आंसर नहीं कर पाते, ठीक है। कुछ लोग अभी थोड़ा सा, हाँ हाँ हाँ, सही बता रहे हो, सही बता रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर हमारा? हाँ, तो मैक्सिमम लोगों का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। मैक्सिमम लोगों का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वही हमारा करेक्ट होगा। इसको हम मेजर किस में करते हैं, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। इसका जो यूनिट क्या होता है, तो mg पर केजी में हम इसको यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, तो यूनिट भी आपको ध्यान रखनी है कि जो ओवरऑल माइग्रेशन लिमिट है उसका यूनिट भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। आगे बढ़े। व्हाट इज द स्पेसिफिक माइग्रेशन लिमिट फॉर जिंक? अब यहाँ पर स्पेसिफिक माइग्रेशन लिमिट आपसे पूछ रहा है किसके लिए? जिंक के लिए। सबके लिए नहीं पूछ रहा है, ऑल ओवर मेटल के लिए नहीं पूछ रहा है, केवल जिंक के लिए पूछ रहा है कि फ्रॉम प्लास्टिक पैकेजिंग इनटू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में ऑप्शंस आप देख लो। कोई भी टेबल से देख करके मत बताना, ठीक है। अगर आपको याद है तो आप सही आंसर करो, नहीं याद है तो आप गेस कर सकते हो, क्योंकि आपको पेपर में तो गेस करने का ऑप्शन मिलेगा नहीं, यहाँ पर कम से कम मिल सकता है, तो आप यहाँ पर करो। तो जिंक के लिए देखो, जो जो मेटल यहाँ पर देखोगे कि जो बहुत ज्यादा अगर हार्मफुल होते हैं किसी के बॉडी के लिए या फिर फूड के लिए, तो उनका अमाउंट बहुत कम होगा, ठीक है। उसी हिसाब से यहाँ पर जो लिमिट है वो तय करी जाती है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। क्या मैक्सिमम लोग बी सी में कंफ्यूज है, ठीक है। तो जिंक के लिए क्या होगा करेक्ट हमारा? 25 mg होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या मार्क कर रहे थे? सी। तो सी के हिसाब से कितना है? 0.5। तो 0.5 किसके लिए होना चाहिए? अभी उससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन भी है, तो अभी हम यहाँ पर नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे ज्यादा किसका है, कोई बताएगा? सबसे मैक्सिमम किसका है? ये जो हम यहाँ पर स्पेसिफिक माइग्रेशन लिमिट की बात कर रहे हैं, ये जिंक के लिए हमने देखा कि 25 है। सबसे ज्यादा किसके लिए है? सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसका है? मैक्सिमम किसका है, कोई बताएगा? मैक्सिमम किसके लिए? पूरी टेबल में मैक्सिमम किसके लिए? आयरन के लिए, ठीक है। मैक्सिमम किसके लिए? आयरन के लिए। कोई बताएगा कितना होता है आयरन के लिए? आयरन के लिए होता है 48। गुड। आयरन के लिए कितना होता है? 48। और हमारा यूनिट क्या होगा? mg पर केजी। तो आयरन के लिए सबसे ज्यादा होता है 48 mg पर केजी, ठीक है। आयरन का सबसे ज्यादा होता है 48। आयरन से कम अगर हम देखेंगे तो किसका हमें मिलेगा? हमें जिंक का ही मिलेगा। हम थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो हमें एक कॉपर का देखने को मिलेगा, जो लगभग कितना होता है? 5 mg पर केजी होता है, ठीक है। हाँ, 0.4 जो होता है वो एंटी मनी होता है। गुड तनुश्री। आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम माइग्रेशन लिमिट फॉर कोबाल्ट इन प्लास्टिक मटेरियल यूज्ड फॉर फूड कॉन्टेक्ट? अब यहां पर किसके लिए पूछ रहा है? कोबाल्ट के लिए। कोबाल्ट के लिए पूछ रहा है। अब कोबाल्ट, अब आयरन था तो आयरन का इसलिए ज्यादा था कि अगर आयरन, आप जानते भी हो कि आयरन की जरूरत भी हमें होती है, तो इस वजह से उस हिसाब से उसकी लिमिट तय करी गई है। अगर कोई आप देखोगे कि जिसकी लिमिट बहुत कम है, यानी कि बहुत ज्यादा हमारी बॉडी के लिए वो खतरनाक हो सकता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 0.4 कोबाल्ट हो जाएगा, ठीक है। 0.4 किसका होगा? अभी किसी ने बताया था, एंटी मनी का 0.4 होता है। 0.04, 0.04 किसका हो जाएगा? एंटी मनी का, ठीक। हाँ, ये सब क्लास में पढ़ाया है, ये सब क्लास में पढ़ा चुके हैं पहले, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं। तो कुछ भी यहाँ पर लेकर के आते हैं वो ऑलरेडी आपको पहले पढ़ाया गया है, कि बाद में ऐसा नहीं है कि आपको कुछ पहले पढ़ाया नहीं गया उसके बाद में यहाँ पर लेकर के आए, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द यूज ऑफ रिसाइकल्ड प्लास्टिक फॉर फूड पैकेजिंग। अब ये थोड़ा सा आप या फिर प्रोसेसिंग में या फिर फूड केमिस्ट्री में पूछना, पर्टिकुलर मेटल का हमारी बॉडी में क्या यूज, मतलब कहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, पर्टिकुलरली न्यूट्रिशन या फूड केमिस्ट्री की क्लास में, ठीक। वो सर आपको बहुत अच्छे से बताएंगे, फूड केमिस्ट्री वाले, न्यूट्रिशन वाले। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द यूज ऑफ रिसाइकल्ड प्लास्टिक फॉर फूड पैकेजिंग। ऑप्शन नंबर डी मैक्सिमम लोगों का आंसर है, यानी कि इट कैन बी यूज ओनली आफ्टर FSSAI इशूड गाइडलाइन एंड स्टैंडर्ड। रिसाइकल्ड प्लास्टिक इज प्रोहिबिटेड फॉर ऑल फूड पैकेजिंग। ओनली रिसाइकल्ड प्लास्टिक विद कलरेंट आर अलाउड, या फिर ऑल टाइप ऑफ रिसाइकल्ड प्लास्टिक कैन बी यूज्ड विदाउट रेस्ट्रिक्शन। ये तीनों ही ऑप्शन कहीं ना कहीं क्या होंगे, गलत होंगे, तो लास्ट वाला जो है वो सही है। इसमें पता है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हमारे गलत होने के चांसेस वहीं पर होते हैं जहां पर एग्जैक्टली डेटा पूछा जा रहा है हमसे। प्रीवियस एग्जाम्स की अगर हम बात करें, अभी वो वाला रेगुलेशन आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है एमपी में। एक रेगुलेशन है हमारा फूड को लेकर के, कंटामिनेंट्स को लेकर के, ठीक है। कंटामिनेंट्स वाला जो रेगुलेशन है, वहां पर अगर आप देखोगे तो मरकरी को लेकर के कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। झारखंड में भी रिपीट हुआ है, और इसके पीछे हम देखें तो एक बार त्रिपुरा वगैरह में रिपीट हुआ है। तो मरकरी को लेकर के वो पूछते हैं कि वहां पर कितना क्या अमाउंट मैक्सिमम हो सकता है, जिसको हम बेसिकली पीपीएम में मेजर करते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस लिमिट वाले जब आ जाते हैं डायरेक्टली, तो वहां पर हमारे गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसी वजह से कुछ सेलेक्टेड जो डेटा यहाँ पर डाला गया उनको आप नोट डाउन कर लेना, लिख लेना। एटलीस्ट इतना याद रहे कि किसका सबसे ज्यादा था, जैसे आयरन था सबसे ज्यादा था, एंटी मनी का हमारी टेबल में 0.04 कम था, ठीक है। 0.05 किसका था, कोबाल्ट का था। तो ऐसे करके आप याद रखने की कोशिश करो कि किसका सबसे ज्यादा था, एटलीस्ट आपको एक रेंज आसपास की पता होगी, तो मैक्सिमम चांसेस है कि आप उस क्वेश्चन को सही कर लोगे। अदरवाइज ये क्वेश्चंस जो होते हैं फिर क्या होता है कि फिर गलत हो जाते हैं, और ऐसा देखा गया है। विच टाइप ऑफ पैकेजिंग इज अप्रोप्रिएट फॉर फ्रूट, ठीक है। तो ये किसका क्वेश्चन है, ये बेसिकली केरला का है, ठीक है। तो यहाँ पर पैकेजिंग से रिलेटेड है कि विच टाइप ऑफ पैकेजिंग इज अप्रोप्रिएट फॉर फ्रूट। इथाइलिन एब्जॉर्बर, ऑक्सीजन एब्जॉर्बर, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर, या फिर नाइट्रोजन प्रोड्यूसिंग, किस टाइप की पैकेजिंग यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, कंटामिनेशन वाला जो रेगुलेशन है वो हमारे सिलेबस में एमपीपीएससी एफएसओ में तो नहीं है, तो इस वजह से हम नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें बेसिकली यही है कि जो मेटल्स हैं उनको लेकर के यहाँ पर जैसे कि कोबाल्ट हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, लेड हो गया, मरकरी हो गया, इन्हीं को लेकर के वहाँ पर वैल्यूज वगैरह दी गई हैं कि पर्टिकुलर आर्टिकल ऑफ फूड में उनकी मैक्सिमम लिमिट जो है वो कितनी हो सकती है। बट हमारे सिलेबस में नहीं है तो नहीं आएगा। एमपीपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर नहीं अवेलेबल है ऑफिशियली। अगर आपने किसी वेबसाइट पे देखा है तो वो एमपीपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर का फेक पेपर है, ठीक है। वो पेपर मणिपुर का डाला गया है, आप नाम नहीं लेंगे प्लेटफॉर्म का, जब आप चेक करोगे तो वो मणिपुर का पेपर है, एमपीपीएससी का नहीं है। यूट्यूब वीडियोस में जो डाला गया जस्ट फॉर व्यूज डाला गया है, तो एमपीपीएससी का कोई भी फूड सेफ्टी ऑफिसर का पेपर नहीं अवेलेबल है। और पेपर की बात करें तो जब पेपर हुआ था तो व्यापम एग्जाम कंडक्ट कराता था, एमपीपीएससी फर्स्ट टाइम एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। करीब 15 से ज़्यादा साल हो रहे हैं इस एग्ज़ाम को अगर हम देखें तो। एफएसएसएआई पूरी तरीके से 2011 में वर्किंग में आया है, तो उस टाइम की चीज़ें एकदम अलग पेपर रहते थे। अभी का जो है वो पूरा पैटर्न चेंज हो चुका है, एफएसएसएआई आ गया है, नंबर ऑफ रेगुलेशंस आ गए हैं, लॉ बन के तैयार हो गया है, सब कुछ चेंज हो गया है, ठीक है। हाँ, पेपर नहीं मिलेगा, ठीक है, इसी वजह से। और जो पेपर डाले भी गए हैं डिफरेंट चैनल्स पे, वो फेक पेपर्स हैं, ठीक है। तो अगर होता तो हमारे पास जरूर होता। ठीक, इसका आंसर करो, हम लोग अलग चले गए कहीं पे, ठीक है। इसका आंसर करो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करो। 19 का ए कुछ लोगों ने किया है, और लोगों के आंसर आ जाएं। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, इथाइलिन एब्जॉर्बर। तो ये बेसिकली क्या करता है, फ्रूट से अगर हम देखें तो वहां पर इथाइलिन को रिमूव कर देता है धीरे धीरे।
ठीक है, इसका बेसिकली यही काम होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 है कि द स्पेसिफिक माइग्रेशन लिमिट इन रिलेशन टू फूड पैकेजिंग मटेरियल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सब्सटेंस पर केजी ऑफ फूड और फूड सिमुलेट्स या फिर फूड सब्सटेंस। बताओ क्या होगा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है जिसको लेकर के पीछे डिस्कस किया था कि ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बताओ। ठीक है। नहीं, माइक्रोग्राम कौन आंसर कर रहा है? अभी पीछे हमने यूनिट देखा था, जो लोग भी मतलब एक दो लोग थे जिन्होंने गलत किया, गलत नहीं होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। हमने अभी क्या पढ़ा था? mg पर केजी, यही तो पढ़ा था पीछे, mg पर केजी, ठीक है, माइक्रोग्राम नहीं। फिर आता है कि विच रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स गवर्न फूड पैकेजिंग इन इंडिया। तुरंत आंसर करो, जल्दी से आगे बढ़े, एक भी लोग का गलत नहीं होना चाहिए। थोड़े से क्वेश्चन यहाँ पर बहुत बेसिक होंगे, क्योंकि अभी क्या है कि हम पर्टिकुलर एक चीज को ही टारगेट करके पढ़ रहे हैं, उसी में से क्वेश्चंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये सब मिल करके एक साथ आएगा ना, तब मॉक टेस्ट में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ क्या आंसर हो सकता है, क्या पढ़ा था उस टाइम पे, अभी तो कम है। ठीक है। तो रेगुलेशन का हमेशा नाम पूरा बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2018 फॉर पैकेजिंग, इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2018 फॉर पैकेजिंग। ऐसे बहुत सारे रेगुलेशन है, जैसे फूड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011 फॉर फूड फूड बिजनेसेस। ठीक है, तो ऐसे करके आप देखोगे कि फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड एंड फूड एडिटिव, ऐसे बहुत से रेगुलेशंस हैं, फूड लेबोरेटरी को लेकर के रेगुलेशंस हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी मेट फॉर पैकेजिंग मटेरियल। तो पैकेजिंग मटेरियल के लिए यहाँ पर क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए? इस वाले में तो हमें नहीं दिखा है हेमंत, आपके सिलेबस में हमें तो नहीं दिखा है। ठीक है, एफएसएसएआई वगैरह में क्लियरली मेंशन होता है कि 2011 का रेगुलेशन। अब जो आपका सिलेबस है, आपके सिलेबस में अगर हम लास्ट वाली यूनिट देखते हैं, तो यहाँ पर बेसिकली ऐसा भी नहीं मेंशन किया गया है कि 2011 वाले रेगुलेशंस हमें पढ़ने हैं, या फिर अगर बोलोगे तो हम पढ़ा देंगे, क्लासेस देने में क्या जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी बस। तो लास्ट वाली यूनिट में कहीं पर भी ऐसा दिख नहीं रहा है कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011 आपसे पूछे गए हैं, केवल एफएसएसएआई। और यहाँ पर एक मिस्टेक है, रूल्स 2006 लिखा है आपके सिलेबस में, वो रूल्स 2006 नहीं है, एक्ट 2006 होना चाहिए। ठीक है, बाकी बोलोगे तो आप पढ़ा देंगे। क्वेश्चन आते हैं जिस सिलेबस में होता है उसमें आते हैं, जैसे त्रिपुरा के सिलेबस में था वो क्वेश्चन आया था, झारखंड के सिलेबस में था क्वेश्चन आया था, एफएसएसएआई में था क्वेश्चन आया था, बट आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन ही नहीं है ना। बट हो सकता है कि प्रीवियस ईयर पेपर से इधर उधर से अगर करेंगे तो शायद ऐड करके दे सकते हैं, अदरवाइज देना नहीं चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी मेट फॉर पैकेजिंग मटेरियल, क्या होगा करेक्ट आंसर? 22 का ए, दे शुड विथस्टैंड मैकेनिकल केमिकल एंड थर्मल स्ट्रेस। हाँ, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आना चाहिए, हम सिलेबस को ही पकड़ करके चलेंगे, एक एक चीज, सिलेबस से कुछ भी स्किप नहीं करेंगे। तो क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर? कि उसमें किसी भी तरीके का जो मैकेनिकल केमिकल और थर्मल स्ट्रेस अगर आता तो उसको सह पाए वो। ठीक है, बोलोगे तो बहुत ज्यादा लोग बोलेंगे तो करा देंगे। ठीक है, एफएसएसएआई की क्लासेस वो दे देंगे आपको। हाँ, अभी तेजी से चलते हैं। ठीक है, 23 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी फूड पैकेजिंग मटेरियल। अभी थोड़ी थोड़ी जल्दी जल्दी चलेंगे, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी आप आंसर करते जाओ, जो भी आपको समझ में आ रहा है बस क्वेश्चन देखो, क्विकली आंसर करो।
ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको कहीं और भी जाना होगा, टाइम सबका एक फिक्स टाइम रहता है कि 1 घंटा हम पढ़ाई करेंगे, बाकी काम करेंगे। बहुत सारे लोग जॉब से आते हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक, जल्दी से आंसर करो, करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरी फूड पैकेजिंग? ठीक है, तो न्यूज़पेपर इसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द सर्टिफिकेशन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल? जल्दी से, सर्टिफिकेशन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल के सर्टिफिकेशन को लेकर के यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? एवरी फूड बिजनेस ऑपरेटर मस्ट ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट ऑफ कंफर्मिटी फ्रॉम द NABL accredited लैब। ऑप्शन नंबर 2 है कि सर्टिफिकेशन इज ऑप्शनल फॉर फूड पैकेजिंग मटेरियल, ऐसा कुछ है, या फिर ओनली इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन यहाँ पर वैलिड होगा क्योंकि हमें अपने प्रोडक्ट को बाहर भी सेल करना होता है। फिर है कि NABL सर्टिफिकेशन इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर प्लास्टिक पैकेजिंग। ठीक है, तो इसमें से क्या करेक्ट होना चाहिए? ठीक है, तो हम अपने प्रोडक्ट को बाहर भी सेल करेंगे, तो उन सारी बातों को ध्यान में रख करके आप यहाँ पर आंसर कर सकते हो क्या सही होना चाहिए। जल्दी से आंसर करो। ऑप्शन नंबर ए, बहुत सारे लोग ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी के साथ में भी एक लोग गए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, अगर हम इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन की बात करें, अगर हमें बाहर भी सेल करना है तब भी हमारा NABL वहां पर वैलिड होगा। NABL क्या है? नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन फॉर लेबोरेटरीज। ठीक है, तो इनका काम क्या है कि ये जो जो भी सर्टिफाइड लैब होती है, NABL एक्रीडिटेटेड जो लैब होती है, उनसे अगर आप कोई भी अप्रूवल वगैरह कुछ भी लेते हो सर्टिफिकेशन, वो हमारा बाहर कंट्री में भी वैलिड होता है क्योंकि NABL ILAC का मेंबर है, इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्रीडिटेशन फोरम का क्या है? कॉर्पोरेशन का मेंबर है। तो ILAC का मेंबर है, तो इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे भी यहाँ पर NABL को रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो हमें NABL से मिल गया, बहुत है, हम बाहर भी सेल करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, फिर आता है कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर प्रिंटेड पैकेजिंग मटेरियल? तो प्रिंटेड जो पैकेजिंग मटेरियल है उसके लिए यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है? न्यूज पेपर प्रिंट कैन बी यूज फॉर पैकेजिंग ड्राई फूड, printing should be done using water based ink only, all printed packaging must be reusable, या फिर printed surface should not come in direct contact with the food? क्या होना चाहिए यहाँ पर करेक्ट आंसर? सही बात है विकास, ISO 17025 जो होता है बेसिकली, जो भी टेस्टिंग और कैलिब्रेशन से रिलेटेड जो भी लेबोरेटरीज होती हैं उनके पास में ये सर्टिफिकेशन होना चाहिए, ISO 17025। ठीक है, हिंदी मीडियम के कंटेंट में सुधार करिए। हाँ, हिंदी मीडियम वाली जो पीडीएफ्स आपकी नई जो पीडीएफ अपलोड हो रही हैं उनमें तो हमने बहुत सुधार किया है, उनमें बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूव किया है। ठीक, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिंटेड सरफेस जो है वो किसी ना किसी तरीके से अगर आ भी रही है किसी कॉन्टेक्ट में फूड के, तो वो नहीं आनी चाहिए, सीधी बात है ये। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26 है कि विच इंडियन स्टैंडर्ड्स अप्लाइज टू ग्रीस प्रूफ पेपर? ग्रीस प्रूफ पेपर को लेकर के यहाँ पर कौन सा स्टैंडर्ड यहाँ पर अप्लाई होगा? ठीक है, जल्दी बताओ, इसको याद करना आसान है। ठीक, ग्रीस प्रूफ पेपर, ग्रीस प्रूफ पेपर को लेकर के कौन सा स्टैंडर्ड होना चाहिए, बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। जल्दी से आंसर करो, देखो इसको याद करना बहुत आसान है, कितना सिंपल सा लिखा है, 6622 6622 GPP, ग्रीस प्रूफ पेपर। ठीक है, इसको याद रखना क्या हो जाएगा। और पहला वाला अगर हम बात करें तो क्या है, कोई बताएगा? इसकी अगर हम बात करें तो किसके लिए होता है बेसिकली? फोल्डिंग बॉक्स के लिए। ठीक, फोल्डिंग बॉक्स के लिए 26 का ए नहीं होगा, 26 का ए नहीं होगा, 26 का सी होगा, 6622। ठीक, ये किसके लिए होता है? ये वेजिटेबल पर्चमेंट के लिए होता है। जो वेजिटेबल आप देखोगे कि एक पेपर टाइप में होता है जिसको हम बहुत ज़्यादा कुकिंग वगैरह में, बेकरी वगैरह में यूज़ करते हैं, केक वगैरह रखने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, फोल्डिंग बॉक्स हो गया। लास्ट वाला अगर कोई बताएगा, कोरुगेटेड फाइबर बॉक्स होते हैं, कोरुगेटेड फाइबर बॉक्स होता है लास्ट वाला जो आप देखोगे, ये कोरुगेटेड फाइबर बॉक्स होता है। इसमें क्या होता है, जब देखोगे कि आप एक बॉक्स होता है जिसमें थोड़ी थोड़ी सी बीच बीच में गैपिंग होती है, नालियां टाइप की बनी होती है, उसको हम कोरुगेटेड बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, ये वेजिटेबल पर्चमेंट के लिए होता है।
ठीक, आगे बढ़ते हैं। नहीं लिख सकते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड जो है वो बीआईएस का है, ठीक है। बीआईएस आप देखोगे कि पूरे लेवल पे, हमारे नेशनल लेवल पे स्टैंडर्ड्स बनाता है। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड रिस्पॉन्सिबल होता है कि मैक्सिमम स्टैंडर्ड्स के लिए इंडिया में जो भी बनते हैं। जब बात आती है फूड स्टैंडर्ड्स की, वो एफएसएसएआई बनाता है। बाकी जितने स्टैंडर्ड्स इंडिया में बनते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए हो, मैकेनिकल डिवाइस के लिए हो, चाहे वो कोई पैकेजिंग मटेरियल हो, वो सब बनाए जाते हैं बीआईएस के द्वारा। तो बीआईएस के द्वारा जो भी बनाए जाते हैं उनको हम आईएस बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। उनके सामने, सबके सामने आईएस लगा होता है, ठीक। फिर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द एल्युमिनियम फॉयल लैमिनेट्स फॉर द फूड पैकेजिंग। कहां पर मेंशन है, इसको जल्दी से बताओ, फिर आगे बढ़े। 27 नंबर क्वेश्चन। अब यहां पर आपकी मेमोरी काम करेगी, कितना आपने पढ़ा था, कितना आपको याद है। डी वाला, ठीक है। दे स्पेसिफाइड इंडियन स्टैंडर्ड किस में है, 8970, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने आंसर किया करेक्ट, इसको याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 28 है कि एफएसएससीआई हैज इशूड एन एडवाइजरी बैनिंग द यूज ऑफ विच मटेरियल फॉर रैपिंग। सेम क्वेश्चन, उसी से मिलता जुलता आया। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताओ, फिर आगे बढ़ें। 28 का बताओ, जल्दी आगे बढ़ें। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि यहाँ पर एफएसएसएआई ने एक एडवाइजरी इशू करी थी कि बैन करने के लिए इनमें से कौन सा पैकेजिंग मटेरियल फॉर द रैपिंग, ठीक है, एंड पैकेजिंग, ठीक है। और ये जीपीएससी गुजरात फूड सेफ्टी ऑफिसर का पेपर, देखो पीछे हमने इसको डिस्कस किया, गुजरात फूड सेफ्टी ऑफिसर में 2021 में पूछा गया। तो पैकेजिंग वगैरह से जो भी क्वेश्चंस बेसिकली बनेंगे वो आपके यहीं से बनेंगे, आपके रेगुलेशन से ही बनेंगे। बट ये डिपेंड करता है कि आपने रेगुलेशन कैसे पढ़ा है। तो यहाँ पर न्यूज़पेपर हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि विच इंडियन स्टैंडर्ड्स कवर्स जनरल पर्पस पैकेजिंग और रैपिंग। अब ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि जनरल पर्पस पैकेजिंग एंड रैपिंग पेपर की बात हो रही है। यहाँ को कोई स्पेसिफिक वर्क की बात नहीं करेगी, ये एकदम जनरल पर्पस यहाँ पर बात करी जा रही है। तो जनरल पर्पस के लिए यहाँ पर बात करी जा रही है। तो ये इंडियन स्टैंडर्ड, इसका करेक्ट आंसर बताओ और इसको याद रखना, इसको याद रखना, ठीक है। हाँ, ड्यू टू टॉक्सिक इंक। हम्म, क्या पता आपके पेपर में भी आ जाए। 3 बार क्वेश्चन आ चुका है न्यूज़पेपर वाला, हो सकता है कि आपके पेपर में भी आ जाए। क्वेश्चन नंबर 29, पीछे हमने पढ़ा था एक 6622, बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा 6615। इसी से मिलता जुलता हमने एक पीछे पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 6622, किसके लिए था, ग्रीस प्रूफ पेपर के लिए। और यहां पर आ गया 6615, किसके लिए, जनरल पर्पस पैकेजिंग के लिए, ठीक है। याद रहेगा ना, इसको मत भूलना, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछ सकता है। फिर आता है कि टाइम टेम्परेचर इंडिकेटर। क्वेश्चन देखने में लग रहा होगा कि बहुत वैसा है, ध्यान से इसको समझना। टाइम टेम्परेचर इंडिकेटर, बायोसेंसर, ripeness indicator and radio frequency identification are some quality indicators which may be used in। तो यहां पर बेसिकली पूछा जैसे टाइम टेम्परेचर इंडिकेटर, टाइम टेम्परेचर के बारे में जो आपको बता दे कुछ ऐसा, ठीक है। बायोसेंसर्स जिसमें हो, ठीक है। राइप यानी पता चल जाए कि फूड की क्वालिटी वगैरह क्या है, राइपनिंग स्टेज के बारे में पता चल जाए, ठीक है। उसका रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन हो जाए। तो ऐसा सब हमें किस टाइप की पैकेजिंग में, ये सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, नैनो पैकेजिंग में, इको फ्रेंडली पैकेजिंग में, या फिर एक्टिव पैकेजिंग में, या फिर इंटेलिजेंट पैकेजिंग में, किस में हमें देखने को मिलता है, किस में हमें देखने को मिलता है। तो किस में मिलता है, इंटेलिजेंट पैकेजिंग में मिलता है। तो इसमें ऑल ओवर हम जो फूड है उसकी क्वालिटी के बारे में भी पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इंटेलिजेंट पैकेजिंग वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन देखने में लग रहा थोड़ा बहुत समझोगे तो नाम से ही रिलेटेड है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 31 आता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेटल पैकेजिंग मटेरियल। तो मेटल के बारे में हमने कहां पर पढ़ा था, शेड्यूल नंबर 2 में। उससे रिलेटेड यहां पर पूछ रहा है कि स्टेटमेंट कोल्ड रिड्यूस इलेक्ट्रोलिटिक टीन प्लेट इज स्पेसिफाइड अंडर IS 1993। स्टेटमेंट नंबर 2 है कि रॉट एल्युमिनियम एंड एल्युमिनियम अलॉय शीट एंड स्ट्रिप कंफर्म टू द IS 12591। क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, या इसमें से केवल एक सही है, पहला सही है दूसरा गलत है।
या फिर दोनों गलत हैं? क्या यहाँ पर करेक्ट होगा? क्या यहाँ पर करेक्ट होगा? कोई बताएगा? क्वेश्चन नंबर 31, 31 का आंसर करो, लिख के बताना 31 और उसका क्या होगा। इसमें बताना, ठीक है, मतलब ए बी सी डी क्या सही होगा। कुछ लोगों ने ए बोला है और कुछ लोगों ने यहाँ पर डी भी मार्क किया है। ए बी, बी भी बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है। साक्षी बी, रिचा ए, ओनली सुनिधि, सुनिधि ए ए ए, यानी कि ओनली स्टेटमेंट वन। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट होगा, यानी कि कोल्ड रिड्यूस इलेक्ट्रोलिटिक जो टिन प्लेट होती है, तो इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, स्टील की शीट होती है, ठीक है। और लोग अभी क्या आंसर कर रहे हैं? तो स्टील के शीट पे हम क्या करते हैं, टिन की कोटिंग कराते हैं, ठीक है, वही पूरा यहाँ पर प्रोसेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम लोग ए के साथ जा रहे हैं, यानी कि ओनली स्टेटमेंट वन करेक्ट है। यानी कि ये जो कह रहा है कि कोल्ड रिड्यूस इलेक्ट्रोलिटिक जो टिन प्लेट है इज स्पेसिफाइड अंडर IS 1993, यानी कि 1993, ये हमारा करेक्ट है। और स्टेटमेंट नंबर जो 2 है वो यहाँ पर गलत है। क्यों गलत है? किसी ने अभी यहाँ पर IS नंबर लिखा था 737, ठीक है। उस हिसाब से ये जो IS नंबर यहाँ पर दिया है ये हमारा गलत है। तो इसका IS नंबर क्या सही होना चाहिए? 737 यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर हम देखते तो हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो करेक्ट है, स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 आता है, द वैक्स यूज्ड फॉर द कोटिंग पेपर और बोर्ड इंटेंडेड फॉर फूड कॉन्टेक्ट शुड कंफर्म टू विच इंडियन स्टैंडर्ड? ठीक है, 32 का आंसर करो जल्दी। हाँ, 737। इतना डेप्थ में नहीं जाएगा, मतलब जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे तो बेसिक बेसिक जहां पर इंपॉर्टेंट बताया है, बट फिर भी आपको एक थोड़ा बहुत एक आइडिया रहेगा जब हम एक टॉपिक को ही पढ़ रहे हैं, तो उसको क्यों ना यहाँ पर हम उससे जितने क्वेश्चंस बनने हैं उनको प्रैक्टिस किया जाए। क्वेश्चन नंबर 32, तो एज पर शेड्यूल नंबर 1 जब आप देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 4654 यहाँ पर होगा, वैक्स को लेकर के, द वैक्स यूज फॉर कोटिंग पेपर। बस इतना टर्म्स याद रखा को IS नंबर और किस मटेरियल की बात हो रही है यहाँ पर, बस। हाँ, और हम फास्ट कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहे हैं अभी, ठीक है, बस पहुंचने वाले हैं, थोड़े क्वेश्चन और हैं। इंडियन स्टैंडर्ड 9396 इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ फूड पैकेजिंग मटेरियल? 9396, अभी पीछे क्या पढ़ा था? पीछे इसी के आसपास का थोड़ा थोड़ा था। अभी यहाँ पर 9396 के बारे में पूछ रहा है, किससे रिलेटेड है? जल्दी जल्दी से आंसर करते जाओ, फिर हम जल्दी से आगे बढ़ते जाएं। चेतना 33 का क्या होगा फिर? हाँ, सैनिटरी कैंस। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। तो जो भी कैंस होते हैं, राउंड ओपन टॉप सैनिटरी कैंस, तो आपको कैंस दिखेंगे उसके ऊपर ओपन टॉप आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसका हमारा ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल फॉर क्राउन क्लोजर यूज इन द बेवरेजेस एंड फूड पैकेजिंग? ये सारे ऐसे क्वेश्चन है, बहुत बेसिक है, आपको सब कुछ क्लास में पढ़ाया गया, लेकिन होगा क्या जब अचानक से आपके सामने ऐसा टर्म्स आ जाएगा क्राउन क्लोजर के लिए यहाँ पर पर्टिकुलरली स्टैंडर्ड आपसे पूछ दिया, तो आपको लगेगा कि मैंने नहीं पढ़ा, एकदम नया क्वेश्चन आ गया, बट ऐसा नहीं है, सब कुछ आप पढ़े हुए हो। तो यहाँ पर बताओ इससे रिलेटेड कौन सा स्टैंडर्ड होगा?
जब आप देखोगे कि ग्लास की बॉटल बेसिकली कोल्ड ड्रिंक सोडा वगैरह इनके पीछे आप देखोगे कि वहां पर लगा होता है, क्राउन क्लोजर लगा होता है, वो उसको हम हर्मेटिकली सील्ड करते हैं प्रॉपर तरीके से, जैसे किसी भी तरीके से बाहर की एयर के साथ में किसी भी तरीके का कांटेक्ट नहीं हो पाता है उसमें। क्वेश्चन नंबर 34। बहुत सारे लोगों ने करेक्ट आंसर किया है, 1994 यहाँ पर इंडियन स्टैंडर्ड इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 35, कोल्ड रिड्यूस इलेक्ट्रोलिटिक क्रोमियम और क्रोमियम ऑक्साइड कोटेड स्टील यूज्ड फॉर फूड कांटेक्ट कंफर्म टू विच स्टैंडर्ड। तो क्रोमियम को लेकर के ही अभी आपने पूछा, तो आगे क्वेश्चन था, इसी वजह से उसको डिस्कस नहीं किया। 35, क्वेश्चन नंबर 35। क्या होगा यहाँ पर? 35 का ए, 35 का ए, 35 का ए, 35 ए, 35 ए, मैक्सिमम लोगों का 35 ए। ठीक है, 11,950, 35 ए, 12,591। ठीक है, तो 35 का ए लगा देते फिर हैं। ठीक, 35 का ए, IS 12591। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 36 है, विच टाइप ऑफ पॉलीइथाइलिन इज कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग स्क्वीज बॉटल्स एंड ब्रेड बैग्स। तो यहाँ पर क्या है कि पॉलीइथाइलिन के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, PE। अब यहाँ पर किसके लिए बात हो रही है? स्क्वीज बॉटल्स के लिए एंड ब्रेड बैग्स के लिए। तो स्क्वीज बॉटल्स आपने देखा होगा, जनरली आप रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो, जो भी आप सॉस वगैरह यूज करते हो, तो उसमें आप देखोगे उसको हम प्रेस कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो उनको हम स्क्वीज बॉटल्स बोलते हैं। इसके अलावा ब्रेड बैग्स वगैरह होती हैं, तो आप देखोगे कि पॉलीइथाइलिन तो यूज हो रहा है, लेकिन उसमें भी ये पूछ रहा है कि पॉलीइथाइलिन में भी कौन सा यहाँ पर यूज होता है, या फिर उससे रिलेटेड आप देखोगे कि और भी यहाँ पर टर्म्स दिए गए हैं। क्या सही होना चाहिए? हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन होना चाहिए, या फिर लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन होना चाहिए, या फिर यहाँ पर पॉलीप्रोपाइलिन होना चाहिए, या फिर यहाँ पर पॉलीइथाइलिन टेट्राफेथालेट होना चाहिए, जिसको हम पेट बोलते हैं। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 36, जल्दी से आंसर करो, हम बस पहुंचने वाले हैं, 2-4 क्वेश्चन और बचे हैं। जल्दी 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 से आंसर करो, जितने भी लोग हैं। ठीक है, तो LDP यहाँ पर होगा, लो डेंसिटी पॉलीथीन होगा, तभी तो हम देखोगे ब्रेड होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है। ठीक है, जो भी उसका पॉलीथीन होता है, या फिर हम जो स्क्वीज बॉटल्स देखें, अगर वो हाई डेंसिटी का होगा तो उसको हम प्रेस नहीं कर पाएंगे। तो सिंपली किसका होगा यहाँ पर? लो डेंसिटी का होगा, बस इतना याद रखना आप। फिर आता है कि विच पॉलीमर हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, केमिकल रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज होंगी, एंड इज कॉमनली यूज्ड फॉर योगर्ट कंटेनर एंड माइक्रोवेवल वेवेबल ट्रेज। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर अगर हम देखें, हाई मेल्टिंग पॉइंट उसका होगा, इसके अलावा केमिकल रेजिस्टेंट होगा, या फिर कॉमनली उसको हम यूज करते हैं योगर्ट कंटेनर के लिए, और माइक्रोवेव में भी हम उसको यूज करते हैं, उसकी ट्रे वगैरह हम यूज करते हैं। तो कौन सा पॉलीमर मटेरियल होता है जिसको हम यहाँ पर बेसिकली यूज करते हैं? बताओ। इनमें से सबसे अच्छी क्वालिटी का होगा, तभी वो यहाँ पर चल पाएगा। अब आपको बताना है कौन सा सबसे अच्छी क्वालिटी का है। ठीक है, तो मैक्सिमम सबका आंसर पीपी यानी कि पॉलीप्रोपाइलिन। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलीस्टाइरिन। पॉलीस्टाइरिन के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि हाई बैरियर प्रॉपर्टीज होता है अगेंस्ट मॉइस्चर एंड गैसेस को लेकर के, या फिर लाइट वेट होता है, रिजिड होता है एंड ब्रिटिल होता है अनलेस मॉडिफाइड, या फिर हाईली फ्लेक्सिबल होता है, या फिर स्ट्रेचेबल होता है, या फिर स्ट्रॉन्ग एडिशन टू मल्टीपल सबस्ट्रेट्स। क्या होता है यहाँ पर? किसके बारे में पूछ रहा है आपसे? आपसे बेसिकली पूछ रहा है PS पॉलीस्टाइरिन के बारे में। पीछे आपने पॉलीप्रोपाइलिन के बारे में देखा, पॉलीस्टाइरिन से रिलेटेड यहाँ पर उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? मैक्सिमम जो आंसर्स आ रहे हैं वो हमारे ऑप्शन नंबर बी को लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? नहीं, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा, लाइट वेट होता है, थोड़ा सा रिजिड होता है,
और ब्रिटिल होता है। अगर कोई भी चीज ब्रिटिल है तो वो जल्दी टूटेगी, ठीक है, एज कंपेयर टू पॉलीप्रोपाइलिन वो जल्दी टूटेगी। और अगर वो जल्दी टूटेगी तो आप देखोगे कि एक तरीके से वो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये हाई बैरियर प्रॉपर्टीज होता है अगेंस्ट मॉइस्चर, कभी नहीं होगा। हाई बैरियर प्रॉपर्टीज तो उसके अंदर नहीं होंगी, क्योंकि जो ब्रिटिल है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं पोर्स होंगे। उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा ऐसी नहीं होगी, बहुत ज्यादा डेंसिटी नहीं होगी अगर ब्रिटिल है वो तो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी कि पीवीसी की हम बात करते हैं इन फूड पैकेजिंग में, अगर हम उसको यूज कर रहे हैं तो उसका मेन एडवांटेज क्या है। मेन एडवांटेज यहां पर क्या है पीवीसी का, जल्दी से बताओ, इसके बाद में एक क्वेश्चन और है बस। ठीक है, यानी कि यहाँ पर गुड फ्लेक्सिबिलिटी हमें देखने को मिलती है, साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी होती है। तो जब भी आप पीवीसी मटेरियल देखोगे तो पीवीसी मटेरियल क्या होगा, बहुत ही फ्लेक्सिबल होगा, ठीक है, बहुत ही फ्लेक्सिबल होगा और ट्रांसपेरेंट भी होगा। डिफरेंट कलर्स में भी होगा, व्हाइट भी होगा, आपको रेड कलर में भी दिखेगा, ग्रीन कलर में भी दिखेगा, लेकिन आपको उसमें एक ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी। तो वो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो ये यहाँ पर क्या है, इसका एक एडवांटेज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर कर दो, उसके बाद में आप जा सकते हैं थोड़ी देर रुकने के बाद में। क्वेश्चन चला गया। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर दे दो, थोड़ा सा टाइम लेकर के। ए भी आ रहा है आंसर और बहुत सारे लोग। पीवीसी उसमें भी यूज करते हैं। ठीक, सीखा, यहाँ पर ए नहीं होगा। नायलॉन 6 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम इसको वैक्यूम पैकेजिंग में यूज कर रहे हैं, इस वजह से वैक्यूम पैकेजिंग में यूज कर रहे हैं क्योंकि इसके पास में यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन बैरियर प्रॉपर्टीज है। अगर इसके पास में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन बैरियर प्रॉपर्टीज हैं तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि गैसेस का यहाँ पर एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, ठीक है, गैसेस का एक्सचेंज यहाँ पर नहीं हो पाएगा। गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड नहीं हो पाएगा, तो फूड की सेल्फ लाइफ अच्छी रहेगी और यहाँ पर पैकेज के अंदर हमारा ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये बैरियर क्रिएट कर रहा है, तो उसकी वजह से ऑक्सीडेशन नहीं होगा और उसकी वजह से हमारे फूड की सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी और फूड खराब नहीं होगा। हाँ, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। डाउट क्लास जो है निशांत, वीक में मिनिमम आप देखोगे 3 तो आपको मिलती मिलती हैं, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के रहते हैं ऐसे सेशंस, तो वो डिपेंड करता है कि आपके शेड्यूल में मेंशन रहेगा किसका कौन सा सेशन कब होने वाला है। ठीक है, तो आज की क्लास आपको जो भी चीज़ें थी मैक्सिमम क्वेश्चंस हमने कोशिश करी कि जितना हम जल्दी कर पाए। प्रोटीन वाला कंटेंट मतलब प्रोटीन आप फूड केमिस्ट्री या न्यूट्रिशन की क्लासेस में पढ़ोगे बहुत अच्छे से, उसमें जो भी आपके डाउट्स वगैरह होंगे तो वो आपको मिलेगा वहाँ पर। ठीक है, तो जो भी डिफरेंट आपके डाउट सेशंस होते हैं वो पैकेजिंग का, फूड प्रोसेसिंग का, एग्रीकल्चर का और फूड केमिस्ट्री, फूड न्यूट्रिशन, फूड माइक्रोबायोलॉजी, फूड लॉ, सब कुछ आपके सिलेबस में मेंशन होगा। एएसआरबी के लिए अभी क्या है कि मतलब उसमें अगर हम देखें तो पोस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई बहुत खास पोस्ट नहीं है, हालांकि नेट का तो है, बट अगर हम देखते हैं उसमें जो जॉब्स वगैरह निकलती हैं उसकी फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी बहुत ज़्यादा पोस्ट के लिए नहीं आया हुआ है। बाकी हम कोशिश करेंगे कि एसआरबी नेट के लिए बहुत सारे लोगों का है कि जल्दी से जल्दी अगर कुछ पॉसिबल होगा तो हम जरूर स्टार्ट करेंगे। हाँ, क्लासेस को हम कम कर देंगे, 2 क्लासेस कर देंगे अभी, ठीक है। प्रोटीन वाला फूड केमिस्ट्री की क्लासेस करो, आप सब समझ में आएगा, ठीक है।
और जो भी नहीं समझ में आता है, अब डाउट सेशंस जो होते हैं फूड केमिस्ट्री के, उसमें आप कुछ भी पूछ सकते हो। नहीं, 2 क्लासेस हमारे हिसाब से सही है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बर्डन देना और सही नहीं है। आप सही से प्रॉपर मोड में चलो, 2 क्लासेस इनफ हैं। अभी तक तो नहीं है। अब वो क्लासेस जो 30 या फिर 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट का जो आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का क्लास जैसे रहता है, तो वो अगर बहुत सारे लोगों को लगता है छोटा है, छोटा नहीं, अगर आप उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करोगे ना दिन भर में, तो बहुत होता है। आप समझो कि एक टीचर जिसको पर्टिकुलरली 4 to 5 ईयर से पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए पढ़ा रहा है, उसके बाद में भी आपकी क्लास अगर प्रिपेयर कर रहा है, तो उसमें भी 3 से 4 घंटे लगा रहा है, देन आपको प्रिपेयर करके दे रहा है। तो इसका मतलब आप यहाँ पर समझो कि आपको लगता है कि वो आधे घंटे में आपने सब कुछ, 30 मिनट में या 40-50 मिनट की क्लास में आपने सब कुछ समझ लिया है, बट ऐसा होता नहीं है रियलिटी में। आप अगले दिन जाकर के सब कुछ भूल जाओगे, क्योंकि आपने वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं लिया। आपने बस क्लास को देखा है और आपको लगा कि सब कुछ हो गया, लेकिन 5 से 6 दिन के बाद आपसे हम पूछेंगे तो आप कुछ आंसर नहीं कर पाओगे। तो सही तरीका पढ़ने का जो होता है, उसको आप लेकर के चलो, तभी आप सिलेक्शन यहाँ पर ले पाओगे। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि बहुत सारे लोग पढ़ते थे, उनके डाउट्स वगैरह भी वो पूछते थे, लेकिन वो डाउट्स भी थोड़ा सा मतलब अलग हटके, और लास्ट में देखते थे कि जो बच्चे मतलब कंसिस्टेंसी के साथ में प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन कर रहे थे, उनका सिलेक्शन हो जाता है। बट बाद में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उनको लगता है कि उनके सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, उनका तो हो ही जाएगा, क्योंकि उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया। लेकिन जब मार्क्स आते हैं तो उनके बहुत नीचे चले जाते हैं। तो कभी भी बिल्कुल चीज़ों को बहुत लाइटली नहीं लेना है, बिल्कुल कभी लाइटली नहीं लेना है। ये जो पेपर्स बनाने वाले हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि स्टेट का पेपर, जैसे यूपी ट्रिपल एससी का भी पेपर आया था, बहुत टफ पेपर बनाया था। बहुत टफ पेपर बनाया था। टफ पेपर बनाने में क्या होगा कि आपका कोई नुकसान नहीं होगा। आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं, जितनी मेहनत करी है, सिलेक्शन उन्हीं का होगा। बस कट ऑफ नीचे जाती है, और जो लोग थोड़ा बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ों को, क्वेश्चंस इधर से पढ़ लेना और चीज़ों को कर लेना, वो लोग एलिमिनेट हो जाते हैं। जिसके कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं, फाइनल सिलेक्शन उसी का होता है। इसमें टोटल 5 क्लासें हैं फूड रेगुलेशन में। हमने 3 क्लासेस का डिस्कस किया है। बाकी थोड़ा बहुत आगे आपको याद करने वाली चीज़ें हैं, और होगा तो एक क्लास और ले लेंगे आपकी, ठीक है? ठीक है, आपको चीज़ें समझ में आएँगी धीरे-धीरे करके, और कोशिश, आप फीडबैक देते रहो, हम कोशिश करेंगे। आपके पास में पता है बहुत बहुत अच्छा टाइम मिला है। अभी यहाँ पर जिस तरीके से आप चल रहे हो, आपको लगेगा कि हाँ, हो सकता है सिलेक्शन नहीं होगा, वो तो अलग की चीज़ है, थोड़ा बहुत आपके मन में भी आएगा कि इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। लेकिन सब कुछ हम कंप्लीट कर चुके होंगे, आप पढ़ चुके होंगे। बहुत ज़्यादा अननेसेसरी सोर्सेज़, जैसे कि आप यूट्यूब पे कहीं चले जाते हो, कहीं पर कोई सेशन चल रहा था, कहीं कुछ एमसीक्यू, वो जस्ट एंगेजमेंट के लिए लाया जाता है कि किसी चैनल पे आप चले गए, वो एमसीक्यू प्रैक्टिसेस करा रहे हैं, बट वो आप कभी उठा करके देखना, क्या वो आपके सिलेबस के क्वेश्चन हैं? नहीं होते हैं। कंटेंट राइटर बना करके 10-20 क्वेश्चंस बना करके दे देते हैं, और एक टीचर चला आता है, वो वहाँ पर डिस्कस कर लेता है। स्वाई एजुकेशन में जो क्वेश्चंस होते हैं या फिर कंटेंट प्रिपेयर करके आपको दिया जाता है, वो टीचर हमेशा प्रिपेयर करता है, कोई कंटेंट राइटर नहीं करता। थोड़ी बहुत हेल्प हो गई कि हाँ, हेल्प करा देते हैं, वो चीज़ अलग है। लेकिन यहाँ पर टीचर्स मतलब अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट को किसी दूसरे को टच नहीं करने देते हैं, पर्टिकुलर जब वो वहाँ पर करते हैं रिसर्च या फिर चीज़ों को देखते हैं। आपको पता है बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, या फिर हम देखते हैं तो वेबसाइट पे भी डेटा फ़िल्टर करना होता है कि वो सही है या फिर गलत है। बहुत सारे ऑफिशियल सोर्सेस हैं, या फिर हम बुक्स की भी बात करें तो उनमें भी डेटा अपडेट नहीं हुआ, लेकिन हमें वो आपको अपडेट करके देना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ध्यान रख कर के आपको क्लासेस दी जाती हैं। आपके एग्ज़ाम तक अभी हम जो पढ़ा रहे हैं, हो सकता है कि उसमें भी कुछ चेंजेस आएँ, तो उसके लिए भी हम अलग से क्लासेस बना कर के आपको अपडेट करेंगे। ठीक? तो सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए, बिल्कुल। सिलेबस कब कंप्लीट होगा? सिलेबस हम जून मंथ में कंप्लीट कर लेंगे नीलम। उसके बाद का जो भी प्रोसेस होगा, हमारा डाउट सेशन ही चलेंगे वहाँ पर। हिंदी मीडियम के लिए हिंदी मीडियम के लिए भी ई-बुक आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है? ठीक है, तो अभी एंड करते हैं अपने सेशन को। बाकी हमने कोशिश करी, हाँ, पार्ट ए के लिए भी कोशिश करेंगे, सर को बोलेंगे कि वो नंबर ऑफ क्लासेस थोड़ा-सा बढ़ा दें। वेडनेसडे को, बुधवार को आपकी जीके की यूट्यूब पे क्लास आपको मिलेगी, ठीक? वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए अभी तो यही है कि आप हमारी क्लासेस हो जो हम आपको दे रहे हैं वही फॉलो कर लो। आप कैसे करते हो, आप रात को 2 बजे पढ़ो, मॉर्निंग में पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, आपका टारगेट सिर्फ इतना होना चाहिए कि जो भी आपके ऐप में है, वो सब आपको करना है। ऐप में क्या-क्या है? क्लासेस हैं, क्लास नोट्स हैं,
क्लास टेस्ट हैं और जो डाउट सेशंस होते हैं उनमें अगर कम से कम आपने क्लास नहीं अटेंड करी है, वो जो पीडीएफ अभी हम अटैच करेंगे, ये क्वेश्चन से एक बार देख लेना, वो भी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। आप जहाँ से भी अपना टाइम बचा सकते हो आप बचाने की कोशिश करो। और जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो या फिर कहीं पर भी हो तो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करनी है, तो अपने क्विज ओपन कर लिए तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। जून के बाद में एवरीडे करने का कोई मतलब नहीं है। जून के बाद में आप पढ़ो 3 से 4 दिन, बहुत अच्छे से पढ़ो 3 दिन। 3 दिन के बाद हम कनेक्ट करेंगे। हमने आपको बता दिया कि फूड केमिस्ट्री की क्लास नंबर 1 से लेकर के 10 तक आप पढ़ करके आना। आप पढ़ करके आए, फिर हमने वहाँ पर क्वेश्चंस पुट अप किए, ठीक है। ऐसे करके करके हम धीरे धीरे करके चीज़ें आगे बढ़ेंगे। जब भी हम उसके बाद में जब हम एग्जाम के करीब पहुंचेंगे तब वहाँ पर केवल रिवीजन होगा। ऐसे डाउट सेशन रिवीजन्स चलेंगे, क्योंकि तब तक हम सब कुछ खत्म कर चुके होंगे, सिलेबस में कुछ नहीं बचेगा। आपकी जो क्लासेस जाएंगी हमारे हिसाब से, जिस हिसाब से सिलेबस है और सारे टीचर्स की क्लासेस को अगर हम लेकर के चलें, ये 350 के आसपास जाने वाली है, मिनिमम बता रहे हैं इतनी जाएगी। इससे ज्यादा भी क्लासेस जा सकती है, मिनिमम इतनी क्लासेस रहेंगी, ठीक है। सो एजुकेशन की आगे भी कोशिश रहेगी, ठीक है। और अभी भी बहुत सारे लोग आपने देखा होगा अपोज भी करते हैं कि थोड़ी कम फीस है, थोड़ी कम फीस है, तो कम फीस में क्या। तो कोशिश कम फीस क्यों, हम क्यों कम फीस रख पाते हैं, क्योंकि हमारे सारे टीचर्स फूड टेक्नोलॉजी के हैं, हमें किसी से रिक्वेस्ट नहीं करनी है। हमारे टीचर्स जो हैं वो परमानेंटली सो एजुकेशन में ही पढ़ाते हैं। तो और नंबर ऑफ कोर्सेज में हम लोग पढ़ा चुके हैं, तो हम कोशिश अपनी यही करते हैं कितनी फीस को कम और कंटेंट की क्वालिटी को कहीं भी कम ना होने दें, ठीक है। तो लोगों को थोड़ा-सा लगता है एमपी कोचिंग वालों को कि क्या मतलब इतने कम पैसे में क्या चीज़ें हैं, और जो चीज़ें हम आपको ऑनलाइन दे देंगे वो चीज़ें आपको वहाँ पे ऑफलाइन भी नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो ये चीज़ बिल्कुल अपने मन से निकाल देना कि आपको कहीं पर कोई आपका फ्रेंड कहीं से पढ़ रहा है तो वो कुछ बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनके पास में, टीचर्स के पास में टाइम भी नहीं है। टाइम नहीं है, वो लोग एसएससी, बैंकिंग, इन सभी एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कराते हैं, पीसीएस की भी तैयारी कराते हैं, साथ में एफएसओ आया, चलो ये भी करा लेते हैं। तो ये भी करा लेते हैं कि चक्कर में क्या होगा कि फिर कुछ अच्छे से नहीं हो पाता है। बाकी चलो इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं। हाँ, सीएफएसओ का क्लासेस तो देते हैं, सो एजुकेशन पे एफएसएसएआई फाउंडेशन कोर्स अवेलेबल है। सो एजुकेशन ने सीएफएसओ में 2021 में आप देखोगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स सो एजुकेशन से सिलेक्टेड हैं। ठीक है, यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, लास्ट तक आप लोग बने रहें, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू नीलम, थैंक यू। सीएफएसओ की वैकेंसी जैसे ऑफिशियल अपडेट तो नहीं है, अगर कुछ आता है तो अपडेट जरूर कर देंगे, ठीक है। एफसीआई का भी अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। एफसीआई में भी जो वैकेंसी आने वाली थी, वैकेंसीज खाली हैं बट निकाली नहीं गई हैं अभी, ठीक है। जैसे ही कुछ अपडेट आएगा अपडेट कर देंगे, ठीक है। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन।